हेलो दोस्तों, मैं नरेश वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन अड्डा 5M पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ से दोस्तों हरियाणा पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, यहाँ से हर बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्लास के अंदर हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। इस क्लास से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इसी क्लास के अंदर आपके बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल, कृषि से संबंधित हो चाहे पशुपालन से संबंधित हो, दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट है आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में जानेंगे इस क्लास के अंदर, और कृषि के भी बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है HSC के अंदर बेसिक से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी देश में भूमि पर फसल एवं इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को कृषि विज्ञान कहा जाता है। ये भी HSC के द्वारा पूछा जा सकता है कि कृषि विज्ञान किसे कहा जाता है। तो भूमि पर फसल एवं इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को कृषि विज्ञान कहा जाता है। एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर होगा दोस्तों। शुरू के 3 पेज बेसिक कृषि से रिलेटेड है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कृषि के प्रकार। तो सबसे पहले है स्थानांतरी कृषि। तो इस कृषि के अंतर्गत किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि कार्य करता है। इसका चक्र 4 से 8 वर्ष तक होता है। कितना? 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। तो ध्यान रखना है, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं कि जिसके अंतर्गत किसान जो है वो अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके भोजन के लिए जो कृषि करता है उसको कहते हैं स्थानांतरी कृषि। गहन कृषि, इस प्रकार की कृषि में अधिकाधिक उत्पादन हेतु प्रति भूमि इकाई पर पूंजी और श्रम अधिकतम व्यय होता है। तो गहन कृषि किसे कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार की कृषि में सबसे अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रति भूमि इकाई पर पूंजी और श्रम अधिकतम व्यय होता है। तो इसके अंदर दोस्तों खर्चा भी ज़्यादा लगता है गहन कृषि के अंदर, और श्रम भी ज़्यादा लगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। जबकि स्थानांतरी कृषि के अंदर क्या था कि सिर्फ किसान अपने घर वालों का पेट भरने के लिए कृषि करता था। अब आ गया मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहेंगे? इस प्रकार की खेती में फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन दोनों ही कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों फसल भी उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे हम? मिश्रित कृषि। ध्यान रखना है, स्थानांतरी कृषि किसे कहेंगे? जिसके अंतर्गत कि किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गहन कृषि, इसके अंदर अधिकतम पूंजी लगाई जाती है और श्रम लगाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक जो है वो उत्पादन हो। मिश्रित कृषि, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना, इसको क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि। विस्तृत कृषि, इस प्रकार की कृषि में बड़े बड़े भूखंडों पर यांत्रिक खेती को विस्तृत कृषि कहते हैं। विस्तृत नाम से ही क्लियर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा विस्तार, मतलब बड़े बड़े भूखंडों पर यांत्रिक खेती। यांत्रिक खेती का मतलब यहाँ पर समझिए दोस्तों, मैकेनिकल के जो उपकरण हैं वो यूज होते हैं। जैसे कि हल बाते हैं तो बैलों का प्रयोग नहीं होता, ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। तो इसी को क्या कहेंगे? विस्तृत कृषि। और ये बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर होती है। कहाँ पर? बहुत बड़े एरिया के अंदर ये कृषि होती है, विस्तृत कृषि। और यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से इसको किया जाता है। उसके बाद आ गया दोस्तों स्थानबद्ध कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से निवास करने वाला किसान एवं उसका परिवार सह अस्तित्व में कृषि कार्य करता है। जैसे कि देखो दोस्तों, हम गांव के अंदर करते हैं। गांव के अंदर जैसे कि हमारा 1 किला है या 2 किला है, तो इस प्रकार की कृषि में स्थान विशेष पर हमारे
जो हमारा किला नाम है हम वहीं पर कृषि करते हैं। खासकर स्थायी रूप से निवास करने वाला किसान एवं उसका परिवार सह अस्तित्व में कृषि करता है। तो ये क्या हो जाएगी, स्थानबद्ध कृषि। ये पांचों के पांचों जो टाइप है दोस्तों याद रखने हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लास में हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा का पूरा जो टॉपिक है डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर। तो उसके बाद आ गया दोस्तों हमारा फसलों का वर्गीकरण। देखिए कृषि के हमने प्रकार पढ़े, उसके बाद पढ़ेंगे हम फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो मौसम के आधार पर किया जाता है, उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर, जीवन चक्र के अनुसार और बीज के अनुसार। ध्यान रखना है फसलों का वर्गीकरण 4 टाइप से किया जाता है। एक तो मौसम के अनुसार, उपयोग या आर्थिक महत्व के अनुसार, जीवन चक्र के अनुसार और बीज के अनुसार। आइए जानते हैं मौसम के अनुसार। देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे HSSC का कोई भी एग्जाम हो। अब खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है HSSC के अंदर कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल है। इसके अंतर्गत अब ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है या कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी आ गई, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर एवं आदि जो है वो खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। ध्यान इनका नाम जरूर से जरूर ध्यान रखना है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर एवं उड़द आदि जो है वो खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद आ गई दोस्तों रबी की फसलें। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है HSSC के अंदर कि रबी की फसलें कब लगाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन्हें लगाया जाता है। और इस वर्ग की जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, बर्रे एवं तीसी इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं आपको याद रख लेने हैं दोस्तों। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसको साथ साथ कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आ गई भदई की फसलें, गर्मा या फिर जायद की फसलें। देखिए ये तीसरा टाइप है जायद की फसलें। ध्यान रखना आपके एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है भदई की फसलें या गर्मा की फसलें। तो मई जून में लगाई जाने वाली इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं धान, मूंग, मडुआ या जिसको रागी कहते हैं, मक्का आदि। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है जायद की फसलें। और कब लगाई जाती है, मई जून के महीने में ये लगाई जाती है। उसके बाद आ गया दोस्तों दूसरा पार्ट फसलों के प्रकार का, उपयोग या आर्थिक महत्व के अनुसार, उपयोग के आधार पर खाद्यान्न। इस वर्ग की फसलों को पुनः निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में अन्न में क्या आएगा दोस्तों, धान, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि। तो ये सारे के सारे नाम किस श्रेणी के अंदर आएंगे, अन्न की श्रेणी में आएंगे। दलहन मतलब दाल वगैरह। तो अरहर, चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन ये किस प्रकार में आएंगे, दलहन। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों सोयाबीन जो है वो खाद्यान्न में किस प्रकार का है, वो अन्न है, दलहन है या तिलहन है। तो सोयाबीन क्या है, दलहन। उसके बाद आ गया तिलहन में क्या आएगा आपका, मूंगफली, सरसों, तोरी, तीसी, बर्रे इत्यादि। तो ये किस प्रकार की फसलें होगी, हमारी तिलहन की फसलें होगी। पूछा जा सकता है कि मूंगफली जो है वो किस प्रकार की फसल है, तो वो तिलहन फसल है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्तों। उसके बाद आ गई नकदी फसलें। नकदी फसलों से HSSC के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने ढंग से पढ़ा हो हरियाणा पुलिस का पेपर तो आपको जरूर से जरूर देखने को मिला होगा। आलू, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू, रबर, सरसों, तिल, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि। इन फसलों का उत्पादन धनोपार्जन की दृष्टि से किया जाता है, मतलब रुपये कमाने की दृष्टि से किया जाता है। तो ये ऐसी फसलें होती है दोस्तों नकदी फसलें जो तुरंत मार्केट में बिक जाती है हमारी। इनमें क्या क्या होते हैं, आलू, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू, रबर, सरसों, तिल, मूंगफली। तो इनका उत्पादन जो है वो धन कमाने की दृष्टि से किया जाता है। चारे की फसलें,
चारे की फसलें कौन सी होगी? बरसीम, नेपियर, सूडान, लोबिया, जई इत्यादि। इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है? तो ये है हमारी चारे की फसलें। हरी खाद वाली फसलें सनई, मूंग, लोबिया, ढैंचा आदि की खेती हरी खाद बनाने के लिए की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद बनाने में होता है? तो क्या क्या है? सनई, मूंग, लोबिया, ढैंचा, इनका जो प्रयोग है वो हरी खाद बनाने में किया जाता है। उसके बाद आ गई कीटनाशी फसलें। तो किसी मुख्य फसल के साथ ऐसी फसल उगाई जाती है जो उसे कीटों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि कपास के चारों ओर भिंडी लगा देते हैं। तो इस प्रकार की फसल को क्या कहा जाता है? कीटनाशी फसलें। क्या होती है? किसी मुख्य फसल के साथ ऐसी फसल उगाई जाती है जो उसे कीटों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि कपास के चारों ओर भिंडी लगा देना। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? कीटनाशी फसलें। उसके बाद है भूमि संरक्षण करने वाली फसलें। ऐसी फसलें जो भूमि का संरक्षण करती है, उसको बचाती है। तो मूंग और लोबिया जो है वो भूमि संरक्षण करने वाली फसलें हैं। उसके बाद पढ़ेंगे जीवन चक्र के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। एक वर्षीय फसलें, जो फसल बुआई के बाद 1 वर्ष या उससे कम समय में ही तैयार हो जाती है दोस्तों, उनको एक वर्षीय फसलें कहते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, धान, आलू इत्यादि। अधिकांश जो फसलें होती है वो 1 वर्षीय ही होती है। उसके बाद द्विवर्षीय फसलें, 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाली फसलें, जैसे कि चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूरा करती है, वो बहुवर्षीय फसलें होती है, जैसे कि गन्ना, नेपियर घास इत्यादि। उसके बाद फसलों का जो वर्गीकरण है वो है बीज के अनुसार। छोटे बीज वाली फसलें, गोभी, बरसीम, तंबाकू, सरसों इत्यादि जो है वो छोटे बीज वाली फसलें हैं। मध्यम आकार के बीज वाली फसलें, गेहूं, ज्वार, धान आदि जो है वो मध्यम आकार के बीज वाली फसलें हैं। और बड़े आकार के बीज वाली फसलें, मटर, चना जो है वो बड़े आकार की बीज वाली फसलें हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। HSSC कांस्टेबल और ऐसे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा एक एक नंबर दोस्तों, यही नंबर हमारा सिलेक्शन कराएगा। यहाँ से हमें एक भी पर्सन नहीं छोड़ना है। डिटेल में मैं आपको इसी क्लास के अंदर सब कुछ करवा दूंगा। बस आपका काम ये है कि पूरी क्लास को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक ये क्लास आपको पूरी याद नहीं हो जाती तब तक आपको देखना है। आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा। विविध गुणों के आधार पर देखिए दोस्तों, रेशेदार फसलें, कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसलें होती है जूट और कपास जो है वो रेशेदार की श्रेणी में आएंगे। शर्करा युक्त फसलें, शर्करा दोस्तों मतलब जिसके अंदर मिठास होती है, तो गन्ना और चुकंदर है वो शर्करा युक्त फसलें। मसाले वाली फसलें, धनिया, सौंफ, मिर्च, लहसुन आदि मसाले वाली फसलें हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मसाले वाली फसल नहीं है? आपको दे देंगे धनिया, सौंफ, मिर्च और एक ऑप्शन दे देंगे कपास। तो कपास जो है वो मसाले वाली नहीं है। औषधीय एवं उत्तेजक फसलें, उत्तेजक मतलब दोस्तों जो हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर वगैरह है जो बढ़ाती है, मतलब हमारे शरीर का कंट्रोल जो है वो अपने पास रखती है। जैसे कि निकोटिन होता है तंबाकू के अंदर, वो हमारे शरीर का कंट्रोल निकोटिन के पास चला जाता है। और उसी तरह से चाय के अंदर कैफीन होता है, तो चाय, कॉफ़ी, भांग, तंबाकू, पोस्ता, गांजा, ये गंजा इत्यादि की जो फसल है दोस्तों वो औषधि के तौर पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। और ये उत्तेजक फसलें भी है, मतलब ये नशा करती है हमारे। रंग वाली फसलें, तो रंग वाली एक तो नील, कुसुम, ये जो है रंग वाली फसलें हैं। जड़ या कंद वाली फसलें, आलू, मूली, गाजर, शकरकंद जो है वो जड़ वाली फसलें हैं। वानस्पतिक गुणों के आधार पर, वनस्पति के गुणों के आधार पर देखेंगे दोस्तों, घास वर्ग में क्या आएगा? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, जौ एवं गन्ना, ये किस वर्ग के अंदर आएंगे? घास वर्ग के अंदर आएंगे दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल घास वर्ग में से है या नहीं है? तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, जौ, गन्ना जो है वो घास वर्ग से है। दलहनी फसलें में मटर, उड़द, चना, मूंग, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि मटर जो है वो किस वर्ग की फसल है? तो दलहनी वर्ग की। सरसों वर्ग में क्या आएगा? सरसों, तोरी एवं राई जो आएगा वो सरसों वर्ग में। आलू वर्ग में आलू, टमाटर और बैंगन।
कपास वर्ग में कपास और पटसन, धनिया वर्ग में धनिया और सौंफ आदि। तो ये आप लिख लीजिए साथ साथ में। अंडी वर्ग में क्या आ जाएगा, अंडी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल हम, थोड़ी सी एडवांस तीसरे चौथे पेज पे हमारी शुरू हो जाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो खेती की विविध प्रणालियां देखते हैं। स्थान विशेष की भौतिक अवस्थाओं एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार खेती की अलग अलग विधियों का उल्लेख निम्नलिखित है। विस्तृत खेती किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत, देखिए नाम से ही क्लियर है, इसके अंतर्गत खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है। अधिकांश कार्य यांत्रिक उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं, मतलब कि जो औजार यूज किए जाते हैं जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह यूज किया जाता है, सिंपल मैन पावर का वहाँ पर यूज नहीं होता, मैकेनिकल उपकरण यूज किए जाते हैं। शारीरिक श्रम कम लगता है विस्तृत खेती के अंदर, एवं पूंजी बहुत अधिक लगती है। भाई जितने ज़्यादा बड़ा भूखंड होगा उतनी ही ज़्यादा हमें पूंजी लगानी पड़ेगी। इसमें क्या है, जनसंख्या का दबाव कम होता है। इस प्रकार की खेती में जनसंख्या का दबाव जो है वो कम होता है। पूछा जा सकता है किस प्रकार की खेती में जनसंख्या का दबाव कम होता है, तो विस्तृत खेती के अंदर। सघन खेती, इसमें श्रम एवं पूंजी अधिक लगाई जाती है। श्रम खेती के अंदर श्रम और पूंजी तो अधिक लगाई जाती है, खेतों का आकार लेकिन छोटा होता है। उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग होता है। बीज और जो उर्वरक है आपके वो हाई क्वालिटी के यूज किए जाते हैं। इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, तो इसमें जो है वो भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है सघन खेती के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिए और उनको लिख लीजिए दोस्तों। अपने चैनल का नाम है HR एजुकेशन अड्डा 5M, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि अभी मैं ग्राम सचिव के लिए एडवांस लेवल की संपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना है आप सभी को, कमेंट कर दे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास इसे शेयर कर दो भाई। उसके बाद आ गई आर्द्र खेती। जहां वर्षा अधिक होती है वहां कृषि की यह प्रणाली अपनाई जाती है, ध्यान रखना है, ये भी एक फैक्ट है। जहां वर्षा अधिक होती है वहां पर यह कृषि की जाती है, आर्द्र खेती। चावल, जूट, गन्ना आदि इसी खेती के अंतर्गत प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, चावल, जूट और गन्ना इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये इस खेती के अंतर्गत उपजाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल जो है वो किस एरिया में उगाए जाते हैं, तो आर्द्र खेती के अंतर्गत उगाए जाते हैं। सिंचित खेती मतलब इरिगेटेड खेती, यह खेती ऐसी नदी घाटियों में की जाती है जहां वर्षा मौसमी या अपर्याप्त होती है। दोस्तों सिंचित मतलब सिंचाई करना, तो ऐसे एरिया में की जाती है जहां पर वर्षा नहीं होती समय के अनुसार, या तो होती है या फिर बहुत कम होती है। तो इसमें खेतों की सिंचाई नदियों के पानी से की जाती है, और यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। जो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है दोस्तों उसके अंदर मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, जिसके आसपास नहर लगती है। तो यही हम ज़्यादातर करते हैं दोस्तों हमारे गांव के अंदर। उसके बाद आ गया शुष्क खेती। वैसे स्थान जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है एवं सिंचाई की सुविधा का अत्यंत अभाव है, जैसे वैसे स्थानों पर यह खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों राजस्थान के अंदर आप देखो पानी नहीं है, अपने भिवानी का एरिया जो है, भिवानी में फिर भी कुछ एरिया में पानी है, लोहारू का एरिया है वहाँ पर बहुत कम पानी है। तो शुष्क खेती क्या है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस विधि से खेती दक्षिण के पठार, दक्षिण भारत एवं पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। ध्यान रखना है, शुष्क खेती कहाँ पर की जाती है, दक्षिण के पठार, दक्षिण भारत एवं पश्चिमी राजस्थान में। गेहूं, ज्वार, बाजरा एवं दलहन इनकी प्रमुख फसलें हैं। तो इनको पानी की जिन फसलों को कम जरूरत होती है वहां पर यह खेती की जाती है। उसके बाद आ गई एकल खेती, मोनो और सिंगल खेती। ऐसी खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए ही उपयुक्त है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई कई जगह पर कैसा वातावरण क्या होता है कि वहीं पर वो फसलें उगेंगी, तो वहां पर उस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे, एकल खेती। आइए समझाता हूँ। जैसे कि अपनी
असम एवं पश्चिम बंगाल में चाय की खेती की जाती है। हरियाणा के अंदर चाय की खेती नहीं की जाती, क्योंकि जो वातावरण है ना दोस्तों, वो असम का उस चीज़ के अनुकूल है और वहाँ पर लगभग सभी जो लोग हैं वो चाय की खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? एकल खेती। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो केसर का वहाँ पर उत्पादन होता है। तो केसर के लिए जो वहाँ पर वातावरण है ना, वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? एकल खेती। लेकिन हरियाणा में हम केसर बोएंगे तो अच्छी तरह से, असल में तो वो उगेगा ही नहीं, और उग भी जाएगा दोस्तों तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी और उसका उतना दाम नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आ गई हमारी मिश्रित खेती। जब एक ही समय में एक ही खेत में एक प्रधान फसल के साथ साथ अन्य पूरक फसलें भी उगाई जाती है, तो इस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। मतलब एक मुख्य फसल बो दी और उसके साथ साथ में अन्य फसलें भी बो दी दोस्तों, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? मिश्रित खेती। बहुफसली खेती। जब एक ही खेत में पूरे वर्ष में 2 से अधिक फसलें उपजती है, 2 से अधिक फसलें, ये ध्यान रखना है दोस्तों। बहुफसली खेती मतलब जब पूरे वर्ष के अंदर 2 से अधिक फसलें उपजती है तो इसे बहुफसली खेती कहते हैं। हरियाणा के अंदर आप देखते होंगे कि 2 फसलें तो उगाई जाती है एक वर्ष में, लेकिन 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है 3-3 महीने की, 4-4 महीने की, जिस हिसाब से भी, तो उसको बहुफसली खेती कहेंगे। उर्वर एवं सुसिंचित भूमि वाले क्षेत्र में आधुनिक तरीकों का सहारा लेकर इस प्रकार की खेती की जाती है। तो जहां पर भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो अत्यधिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है, पानी की बढ़िया सुविधा है, तो आधुनिक तरीकों का सहारा लेकर बहुफसली खेती की जाती है। दोहरी खेती। जब एक ही खेत में वर्ष में 2 फसलें बारी बारी से उपजाई जाती है तो हम उसे दोहरी खेती कहते हैं। इस तरह की खेती घनी जनसंख्या वाले वैसे क्षेत्रों में प्रचलित है जहां की जलवायु अनुकूल होती है। तो दोहरी खेती ध्यान रखना है, जब एक ही खेत में वर्ष में 2 फसलें बारी बारी से उपजाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे? दोहरी खेती। उसके बाद आ गया झूमिंग खेती। तो झूमिंग खेती, जब वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन को, ये टाइपिंग में एरर हो गया यहाँ पर, जमीन को खेती योग्य बनाकर खेती की जाती है तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? झूमिंग खेती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जंगलों को काटकर जब कृषि की जाती है तो उस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे? हम झूमिंग खेती कहेंगे। ऐसी खेती असम तथा मेघालय की पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। फसल चक्र खेती, रोटेशनल खेती। जब एक ही खेत में उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर उगाया जाता है तो इसे अदल बदल कर खेती कहते हैं। मतलब फसल चक्र खेती कहते हैं जब फसलों को बदल बदल कर उगाया जाता है। रोपण कृषि, प्लांटेशन कृषि। रबर, चाय, कहवा, नारियल, कपास आदि नकदी फसलों की खेती रोपण विधि से की जाती है। इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है दोस्तों। तो ये किस प्रकार की खेती है? रबड़, चाय, कहवा, नारियल, कपास की, तो रोपण कृषि। वाणिज्यिक खेती, कमर्शियल खेती। इस प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र विशेष में मिट्टी एवं जलवायु के अनुरूप व्यापारिक महत्व की फसलें उगाई जाती है दोस्तों। तो ऐसी फसलें उगाई जाती है कि एक तो वातावरण देखा जाता है कि भाई किस चीज़ के अनुकूल है। अब कोई जो वातावरण है कहीं का खुम्बी उगाने के अनुकूल है, और व्यापारिक महत्व को देखते हुए कि खुम्बी अगर मार्केट में यहाँ से हमारी जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है, तो वह इसी प्रकार की खेती की जाती है, वाणिज्यिक खेती। उसके बाद देखेंगे भारत में फल उत्पादन कौन सी चीज़ कहाँ पर अत्यधिक होती है? तो अमरूद की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, हरदोई, एटा। उसके बाद बिहार में, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के अंदर भारत में ये फल उत्पादन अमरूद में अग्रणी राज्य है। अनानास में असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। अंगूर में पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या फिर साथ के साथ आप इसको लिखते चलिए। अनार के अंदर पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। ये पूछा जा सकता है आपसे HSSC के एग्जाम के अंदर कि अनार सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पंजाब के अंदर। आम उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जिले में, खासकर लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली। पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। केला कहाँ पर होता है? केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। संतरा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा में, कश्मीर के पठानकोट में, महाराष्ट्र के नागपुर में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में और मध्य प्रदेश के निमाड़ में। सेब कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश,
कश्मीर घाटी एवं असम में लीची कहाँ पर, उत्तर प्रदेश देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, पंजाब के गुरदासपुर में, बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। बेर सर्वाधिक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। तो कुछ भी यहाँ से हमारा बचेगा नहीं दोस्तों। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ये याद कर लेने हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा एडवांस शुरू हो गया है, कृषि का जो चैप्टर है वो एडवांस से शुरू हो गया है इस बेर के उत्पादन के बाद। पादप पोषण, देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पादप पोषण, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं HSSC के अंदर। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मृदा, जल तथा वायु से कई तत्वों को अवशोषण करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं। कहाँ से, एक तो मिट्टी से, एक जल से और वायु से। लेकिन सभी शोषित तत्व पौधे के पोषण में भाग नहीं लेते हैं। वे ही पोषक तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों पौधे जो होते हैं ना वो मृदा यानी मिट्टी से, जल से और वायु से बहुत सारे जो तत्व है वो अवशोषित करते हैं, लेकिन सभी के सभी उसके लिए जरूरी नहीं होते। तो ऐसे तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं उनको पोषक तत्व कहा जाता है। आवश्यक पोषक तत्व देखते हैं तो पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में पौधे अपने जीवन चक्र को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों वो जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को मिलना जरूरी होता है, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा दोस्तों, मर जाएगा वो। तो ऐसे जो तत्व है उनको जरूर से जरूर मिलने चाहिए। तो ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, प्रोटीन तथा प्रोटोप्लाज्म के अवयवी तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों के अतिरिक्त 14 तत्व है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम तथा सिलिकॉन। तो देखिए आइए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मुख्य पोषक तत्व जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं, एक गौण पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन मिलना चाहिए भाई पौधे को, फास्फोरस मिलना चाहिए और पोटेशियम मुख्य तत्व है। गौण पोषक तत्व कौन से हैं जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा सल्फर जो है वो गौण पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषण तत्व जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, वेनेडियम तथा कोबाल्ट, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों पौधे के। तो तीनों के तीनों टाइप आपको याद रखने हैं। पौधों में नाइट्रोजन नियंत्रण का काम करती है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों के अंदर नियंत्रण का काम कौन करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो पौधों के अंदर नियंत्रण का काम करती है। इससे फास्फोरस एवं पोटेशियम का विनिमय भी संतुलित रहता है। तो फास्फोरस और पोटेशियम का जो विनिमय है वो पौधों के अंदर कौन संतुलित करता है, तो नाइट्रोजन का ये कार्य होता है। नाइट्रोजन पौधे के क्लोरोफिल, एमिनो अम्ल, विटामिन, न्यूक्लियक अम्ल, प्रोटीन और उसके बाद है एमाइड्स तथा प्रोटोप्लाज्म की संरचना में सक्रिय भाग लेता है। तो ये देखिए दोबारा से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन पौधे के क्लोरोफिल, ध्यान रखना है ये कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल, एमिनो अम्ल, विटामिन, न्यूक्लियक अम्ल, प्रोटीन और उसके बाद एमाइड्स तथा प्रोटोप्लाज्म की संरचना में सक्रिय रूप से भाग लेता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियों के बीच बीच में रंग सफ़ेद हो जाता है। अब पूछा जा सकता है आपसे कि पौधे की पत्तियों के ऊपर जो सफ़ेद रंग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो क्या जवाब दोगे आप, नाइट्रोजन की कमी के कारण। ये सब इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पत्तियां कभी कभी गल जाती है, किसकी कमी से गलती है दोस्तों, पौधे के अंदर क्या नहीं है, नाइट्रोजन की कमी से। यह पूछा जा सकता है कि पौधे की पत्तियां जो है वो किसकी कमी के कारण गल जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण गल जाती है। फलों वाले वृक्षों में अधिकतर फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि फल पकने से पहले गिर गया, किसकी कमी थी, नाइट्रोजन की कमी थी। दाने वाली फसलों में सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है। तो दाने वाली जो भी फसल है दोस्तों उनके पौधों की निचली पत्तियां जो है वो सूखनी स्टार्ट हो जाती है, किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, और धीरे धीरे फिर ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती है। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये
पढ़ना है क्या क्या होता है। पौधों की पत्तियों के बीच में रंग सफ़ेद हो जाता है, पत्तियां गल जाती है, फलों वाले वृक्षों में अधिकतर फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं, और दाने वाली फसलों में सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती है। फास्फोरस ऊर्जा के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पौधे के अंदर फास्फोरस ऊर्जा के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को उदासीन करता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर के अंदर इसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कांस्टेबल के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये पूछे कि पौधों के अंदर नाइट्रोजन का जो हानिकारक प्रभाव है उसको उदासीन कौन करता है, निष्क्रिय कौन करता है, तो फास्फोरस करेगा भाई। फलीदार फसलों की जड़ों में स्थित ग्रंथियों की संख्या तथा आकार में वृद्धि करता है। कौन करता है दोस्तों, फास्फोरस। फलीदार जितनी भी फसलें होती है उनकी जड़ों में स्थित ग्रंथियों की संख्या तथा आकार में वृद्धि कौन करेगा, फास्फोरस करेगा। पौधों में कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता बढ़ती है, किसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता कौन बढ़ाता है, तो फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से पौधों का रंग गहरा हो जाता है। पौधे का जो रंग है वो गहरा हो जाता है, किसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से। नीचे की पत्तियां पीली होकर सूख जाती है। देखिए दोस्तों, पीली होकर सूखना पत्तियों का किसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से। पौधे की वृद्धि रुक जाती है, किसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से। इसके अभाव के कारण मक्की के दाने का निर्माण ही नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, मक्का की जो फसल होती है ना, कई बार वो वैसे ही खड़ी रहती है और उसके अंदर दाने ही नहीं होते। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से। नींबू की पत्तियों में निक्रोसिस हो जाता है, नींबू में रोग हो जाता है, किसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से। सब्जियों की वृद्धि इसकी कमी से रुक जाती है। आलू के भीतर धब्बे पड़ जाते हैं। आलू के भीतर जो दोस्तों धब्बे पड़ते हैं ना, वो किसकी कमी से पड़ते हैं, आलू के अंदर फास्फोरस की कमी से। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज़्यादा। पोटास पौधों में निम्न दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण में सहायक होता है। तो पोटेश का प्रयोग होता है, पोटेशियम, पोटेश होता है दोस्तों। यह निम्न दैनिक कार्य के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण में सहायक होता है। कौन, पोटाश। पोटेश, या यहाँ पर ये लिखने में गलती होगी, पोटेशियम। यह कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण में सहायक है। यह पत्तियों में शर्करा तथा स्टार्च के निर्माण में वृद्धि करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पत्तियों में शर्करा तथा स्टार्च के निर्माण में वृद्धि कौन करेगा, पोटेशियम। यह आयरन वाहक के रूप में अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण तथा अवकरण प्रतिक्रियाओं में सहायक होता है। ये रिएक्शन करता है दोस्तों, किस प्रकार की, ऑक्सीकरण और अवकरण जैसी जो रिएक्शन है वो कौन करता है दोस्तों, पोटेशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पौधों की कमी से पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से, इसकी कमी से सबसे पहले पौधों की परिपक्व पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, कि जो पत्तियां उनकी पक चुकी है ना उस पर दिखाई देते हैं। कपास में पोटाश की कमी से, पोटेशियम की कमी से पीली सफ़ेद कुबरण रोग हो जाता है। तो कपास में पोटाश की कमी से पीली सफ़ेद कबूरण रोग हो जाता है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि पीली सफ़ेद कबूरण रोग किसका है, तो कपास का है। तंबाकू के पौधों की पत्तियों के नसों के बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से। तंबाकू के पौधों की पत्तियों के नसों के बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, पूछा जा सकता है किसकी कमी के पड़ते हैं, पोटेशियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से सर्वप्रथम कभी कभी पत्तियों पर हरे रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, कैल्शियम भी जरूरी है। देखिए लेकिन यहाँ पर सफ़ेद या काले रंग के धब्बे नहीं पड़ेंगे। हरा जो रंग की पत्तियां है उसके ऊपर थोड़ा सा ना चकत्ता सा पड़ जाता है, हरा रंग का, आपने देखा भी होगा, खुरदरा खुरदरा सा हो जाता है भाई। तो कैल्शियम की कमी से सर्वप्रथम कभी कभी पत्तियों पर हरे रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं और पौधे जो है दोस्तों वो छोटे रह जाते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का अवयव है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अवयव है, अतः इसके बिना कोई भी पौधा हरा नहीं हो सकता। ध्यान रखना है दोस्तों, मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। आपको दे दे एक तो मैग्नीज दे दे,
कैल्शियम दे दे, फास्फोरस दे दे और मैग्नीशियम दे दे, ये पूछ ले कि किसकी कमी से पत्ता जो है वो हरा नहीं होगा, तो मैग्नीशियम की कमी से। यह पौधों में शर्कराओं स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायक होता है दोस्तों। मैग्नीज, मैग्नीशियम की कमी से लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे नई पत्तियों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। आलू के पौधों में पत्तियां खस्ता पर अनियमित आकार के पीले धब्बे हो जाते हैं दोस्तों। किसकी कमी के? आलू के पौधों की पत्तियों में खस्ता पर अनियमित आकार के पीले धब्बे पैदा हो जाते हैं मैग्नीशियम की कमी से। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि क्लास में कितना दम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो आपने देख लिया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको किसी भी प्रकार की बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे सल्फर। सल्फर जो है वो क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है। सरसों के तेल में सल्फर पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सरसों के तेल में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पाया जाता है, तो सल्फर पाया जाता है। सल्फर से अल्फाल्फा की जड़ों में ग्रंथियों का विकास हो जाता है। अल्फाल्फा की जड़ों की ग्रंथियों में विकास होता है सल्फर से। सल्फर की कमी से चाय में टी येलो रोग हो जाता है। तो टी येलो रोग किसका है? सबसे पहले ध्यान रखना, चाय का। और किसकी कमी से होता है? सल्फर की कमी से। नींबू में इसकी कमी से वृद्धि मंद पड़ जाती है। तो नींबू के पेड़ में वृद्धि कम हो जाती है, किसकी कमी से दोस्तों? सल्फर की कमी से। सब्जियों का रंग पीला पड़ जाता है सल्फर की कमी से। आलू की पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है सल्फर की कमी से। उसके बाद आ गया आयरन। आयरन क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, लेकिन क्लोरोफिल का अंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। पौधे में नाइट्रेट अवकरण करता है। तो देखिए आयरन के क्या क्या कार्य है। ये हालांकि क्लोरोफिल का अंग नहीं है आयरन, पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है। क्या? आयरन। पौधे में नाइट्रेट अवकरण करता है। कौन करता है? आयरन करता है नाइट्रेट का अवकरण। आयरन की कमी से सामान्यतः प्रभाव हरितहीनता होता है, जो प्राय पौधे के नवीन भागों पर पहले पैदा होते हैं। मतलब जो नए हिस्से हैं उन पर ज़्यादा पहले पैदा होते हैं। तो प्रभाव हरितहीनता, वो पौधे हरे नहीं होते दोस्तों, बहुत से फल अधपके होकर गिर जाते हैं। नींबू वर्गीय पेड़ों में पत्तियों पर निर्जीव उत्तकों के धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। निर्जीव उत्तकों के, ऐसे पेड़ के ऊपर छोटा छोटा वो हो जाता है ना, नींबू की पत्तियों पर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक वो हो जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। मैग्नीज। मैग्नीज क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सहायक होता है? मैग्नीज। यह नाइट्रेट के स्वांगीकरण में सहायता करता है। पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट के स्वांगीकरण में कौन सहायता करता है? तो मैग्नीज। यह ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। पूछा जा सकता है कि पौधों के अंदर ऑक्सीकरण और अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? मैग्नीज। मैग्नीज की अधिक मात्रा मिलती है तो गन्ने में शर्करा शुद्धता अधिक मिलती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गन्ने के अंदर शर्करा शुद्धता अधिक कब होगी? जब मैग्नीज की मात्रा अधिक होगी। मैग्नीज के अभाव में पत्तियों की अंतः सिराओं में, देखो पत्तियों की अंतः सिराओं में छोटे छोटे हरिमाहीन धब्बों का होना पाया जाता है। पौधे में उत्तक गलन रोग हो जाता है। पौधे में जो उत्तक गलन रोग होता है वो किसके अभाव में होता है? मैग्नीज के अभाव में होता है। मैग्नीज की कमी से जई के अंदर भूरी चित्ती, गन्ने का अंगमारी, मैग्नीज के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। गन्ने का अंगमारी रोग भी किसके कारण होता है? मैग्नीज के अभाव में। और जई में भूरी चित्ती, ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि जई में भूरी चित्ती जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज के अभाव में होता है। जिंक की कमी से धान पौधों में खैरा नामक बीमारी का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, खैरा नामक जो रोग होता है वो धान के पौधों में होता है। और किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। मक्का में सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से। तुंग वृक्षों में कायसन रोग, नींबू में वामन पत्ती रोग और आम में भी वामन पत्ती रोग, ये किसकी कमी से होते हैं? सभी के सभी जिंक की कमी से होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक एक नंबर ही आपका सिलेक्शन बढ़ाता है। आप सभी को पता है, ये बात आपसे छुपी नहीं है कि 1% भी अगर हमारा ऊपर चला जाता है और बच्चों से, तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो ये जो
अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों, इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होंगे और आप इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे। कॉपर अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल के निर्माण और आयरन के उपयोग में सहायक होता है। कॉपर से पौधों का श्वसन प्रक्रम भी होता है। तो ये देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक और आयरन के उपयोग में सहायक होता है। कॉपर से पौधों का श्वसन प्रक्रम भी होता है। यह क्लोरोफिल विनाश को रोकता है। तो पूछे क्लोरोफिल विनाश को कौन रोकता है, तो कॉपर रोकता है। यह पौधों में इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में सहायक होता है। इसके उपयोग से पौधों में फफूंदी रोग का प्रकोप कम होता है। तो दोस्तों कॉपर की जो कमी से है फफूंदी रोग कम होता है। यह विटामिन ए बनाने में सहायक होता है। ध्यान रखना, पौधों के अंदर विटामिन ए बनाने में कौन सहायक होता है, तो कॉपर। धान की फसलों में कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन नामक बीमारी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिक्लेमेशन नामक बीमारी किसके अंदर होती है, धान के अंदर होती है। और किसकी कमी से होती है, कॉपर की कमी से होती है। पत्तियों की नोक सफ़ेद हो जाती है, किसकी कमी से, कॉपर की कमी से। टिलर्स कमज़ोर हो जाती है, किसकी कमी से, धान इसमें कॉपर की कमी से। नींबू वर्गीय पौधों की जो पत्तियां है वो कुरूप हो जाती है और इस तरह की हो जाती है भाई, तो किसकी कमी से, कॉपर की। और फल की छाल पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है। ये आपने जरूर से जरूर देखा होगा दोस्तों, आप सेब खरीदने जाते हो तो देखते हैं वहाँ पर एक चिपचिपा सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से। बोरोन पौधों द्वारा नाइट्रोजन के शोषण में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन का जो अवशोषण करते हैं पौधे वो बोरोन की सहायता से करते हैं। यह पोटेशियम कैल्शियम अनुपात को नियंत्रित करता है। पोटेशियम, पौधे के अंदर कितना पोटेशियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, उसके अनुपात को नियंत्रित कौन करेगा, बोरोन। और पौधों द्वारा कैल्शियम पोटेशियम उपयोग के लिए आवश्यक है। पराग तथा प्रजनन क्रियाओं में सहायक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पराग तथा प्रजनन की क्रियाओं में सहायक क्या होता है, बोरोन। यह पुष्प, फल तथा बीज बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बोरॉन फलीदार पौधों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जड़ ग्रंथियों का कार्य करता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलीदार पौधों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जड़ ग्रंथियों का कार्य किसका होता है, बोरोन का कार्य होता है। बोरोन का प्रभाव सबसे पहले पौधों की नई पत्तियों पर होता है, जो नई नई पत्तियां है उन पर होता है। इसकी कमी से दोस्तों पत्तियां मोटी होकर मुड़ जाती है। आपने पौधों की पत्तियां जो है वो मुड़ी हुई देखी होगी, किसकी कमी से, बोरोन के प्रभाव से, कमी से। जड़ें नहीं बढ़ती है, मुख्य तने की फुनगी मर जाती है, फूल तथा फल नहीं लगते, फल पकने से पहले गिर जाते हैं। चुकंदर में आंतरिक गलन, अंदर ही अंदर चुकंदर गल जाते हैं। सेब में आंतरिक कारक है, सेब में देखा होगा आपने वो अंदर की तरफ से गल जाता है जब हम उसको काटते हैं। चुकंदर में आंतरिक गलन, सेब में। सलगम में भूरा अंतर, भूरी भूरे रंग की हो जाती है सलगम। तंबाकू में शिखर व्याधि इत्यादि रोग हो जाते हैं। ये सभी किसके कारण होते हैं, बोरान के कारण होते हैं। उसके बाद आ गया मोलिब्डेनम, पोषक तत्व की पौधों में उपयोगिता है। यह एजोटोबैक्टर तथा राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। मोलिब्डेनम दोस्तों ध्यान रखना है। यह विटामिन सी के संश्लेषण में आवश्यक है। आपसे पूछे कि विटामिन सी के संश्लेषण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो मोलिब्डेनम। यह नाइट्रेट रिडक्स एंजाइम का महत्वपूर्ण भाग है, जहां इलेक्ट्रॉन के वाहक का काम करता है। इलेक्ट्रॉन के वाहक का काम कौन करेगा, मोलिब्डेनम। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व भी है। मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी से पौधों में लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए पौधों की पत्तियों के बीच में हरी महीनता हो जाती है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती है, उत्तक क्षय आरंभ हो जाता है, मतलब उत्तक मरने लगते हैं। नींबू जाति के पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिसे येलो स्पॉट नामक रोग हो जाता है। दलहनी तथा फसलों की जड़ों में ग्रंथियों की संख्या कम तथा आकार छोटा हो जाता है। क्लोरीन पौधों में रस आकर्षण दाब को बढ़ाता है। कोशिका रस में धनायन संतुलन, धनायन मतलब पॉजिटिव संतुलन बनाए रखता है। यह एंथोसाइनिसिस का संघटक पदार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरीन के क्या कार्य है, क्लोरीन पौधों में रस आकर्षण दाब को बढ़ाता है, कोशिका रस में धनायन संतुलन बनाए रखता है। यह एंथोसाइनिसिस का संघटक पदार्थ है।
पौधों में क्लोरीन की कमी के लक्षण क्या है कि टमाटर के पौधे की निचली पत्तियां मुरझा जाती है। किसकी कमी के कारण? क्लोरीन की कमी के कारण। इससे हरिमाहीनता हो जाती है। पत्ता रोली की विशेष गंध समाप्त हो जाती है दोस्तों। अधिक कमी से पौधों की पत्तियां भी मर जाती है क्लोरीन की कमी से, और पौधों में फल का निर्माण भी नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया कोबाल्ट। राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो जितने भी तत्व गए हैं दोस्तों, वहाँ पर कई तत्व ऐसे हैं जो स्थिरीकरण में आवश्यक है, तो आपको वो सभी याद रखने हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक नहीं है, तो वो 3 आपको याद रखने हैं। यह विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है। वेनेडियम हरी एल्गी के लिए अति आवश्यक है। एजोबैक्टर के पोषक में सहायक होता है। एस्पेरागस चावल तथा मक्का के लिए आवश्यक है। यह जैविक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना भैया सारी की सारी जो इसकी क्वालिटी है। सोडियम जो है वो चुकंदर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह पौधों में स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है। पौधों द्वारा जल ग्रहण को प्रभावित करता है। तो पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं वो कौन खोलता है दोस्तों? रंध्र जो होते हैं वो कौन खोलता है? सोडियम। सिलिकॉन खीरा ककड़ी चावल के लिए आवश्यक है। पके दाने में प्रतिशत बढ़ जाती है इसके प्रयोग से गन्ने के अंदर बढ़ोतरी देखी गई है। तो खीरा ककड़ी चावल के लिए आवश्यक तत्व क्या है हमारा? सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कृषि में रसायन शास्त्र। पौधे मिट्टी से आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त कर वृद्धि करते हैं। तो पौधों के अंदर वृद्धि कैसे होती है कि ये मिट्टी से आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिससे भूमि में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। तो जैसे हमने एक फसल उगाई दोस्तों, तो जो कुछ तत्व थे वो दूसरे पौधों को मिल गए, लेकिन उसके बाद में उस भूमि में उन तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सभी पौधों को एक जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग तरह के जो पौधे होते हैं उनको अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए फसल के अनुसार भूमि में विभिन्न तत्वों की कमी होती है। किसी फसल के लिए भूमि में उपस्थित पोषक पदार्थों का ज्ञान भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ये सारी चीज़ें कि किसी पौधे को किसी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जबकि किसी दूसरे पौधे को किसी अन्य प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जिस भूमि में अक्षार की मात्रा अधिक होती है उसे बंजर या ऊसर भूमि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है कि जिस भूमि के अंदर अक्षार की मात्रा अधिक होगी उसे बंजर भूमि कहेंगे या फिर ऊसर भूमि कहेंगे। इस भूमि में कम उत्पादन होता है। अम्लीय गुण वाली भूमि में भी उत्पादन कम होता है। तो ध्यान रखना, भूमि चाहे ज़्यादा अम्लीय हो या ज़्यादा अक्षारीय हो, दोनों प्रकार की भूमि जो है वो फसल के लिए उचित नहीं है। भूमि को ज़्यादातर उदासीन होना चाहिए, वहीं पर फसल की ज़्यादा उत्पत्ति होगी। अच्छे उत्पादन के लिए भूमि में न तो अधिक अक्षार और न ही अधिक अम्ल होना चाहिए। तो इन दोनों की अधिकता ही भूमि के लिए खतरनाक होती है। तो ना तो ज़्यादा अक्षार हो ना ही ज़्यादा अम्ल हो। हमारे देश में लगभग 1.3 करोड़ ऊसर या क्षारीय भूमि है। तो क्षारीय भूमि 1.3 करोड़ है। जिप्सम के प्रयोग से ऐसे भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो भूमि क्षारीय टाइप की है उसको अगर उसका क्षार खत्म करना है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। इसके लिए कभी कभी जिप्सम के साथ डेंचा जो हरी खाद होती है एक प्रकार की डेंचा, जिसका कि नाम है सेसबेनिया एस्कुलिस्टा नामक हरी खाद का प्रयोग इसके साथ करते हैं जिप्सम के साथ। अम्लीय भूमि में चूना मिलाकर अम्लों का उदासीन करने से भी भूमि खेती योग्य हो जाती है। देखिए भूमि ऊपर अक्षारीय थी, क्या मिलाया हमने? जिप्सम। जबकि अम्लीय भूमि के अंदर क्या मिलाया हमने? चूना। तो अम्लीय भूमि को यदि उदासीन करना हो तो चूना उसके अंदर हम मिला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल में भी, SI में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये डिटेल क्लास लेकर आया हूँ। अपने चैनल है दोस्तों, अपने चैनल का नाम है HR एजुकेशन अड्डा 5M। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले इसे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। भूमि में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ अतिरिक्त
सभी तत्व रासायनिक उर्वरकों या खादों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर जो पौष्टिक तत्व है जो चाहिए पौधों को, वो रासायनिक खादों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हम खाद डालते हैं उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अत्यधिक ज़रूरत होती है। ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। रासायनिक उर्वरक किन्हें कहते हैं? देखिए, उन लवणों को कहते हैं जिनमें आवश्यक पोषक तत्व अवस्थित हो और जिन्हें पौधे ग्रहण कर सके। तो रासायनिक उर्वरक क्या हो गए? जिनमें कि आवश्यक पोषक तत्व जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है और जिन्हें पौधे ग्रहण कर सके, उनको रासायनिक उर्वरक कहेंगे। चूना तथा जिप्सम का प्रयोग भूमि को उदासीन बनाने में किया जा सकता है। तो यही हमने पढ़ा था और इन्हें अप्रत्यक्ष उर्वरक भी कहते हैं। अब पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष उर्वरक कौन सा है? तो चूना और जिप्सम जो है वो अप्रत्यक्ष उर्वरक है और भूमि को उदासीन बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, कैल्शियम साइनेमाइड तथा 2,4-D का प्रयोग खरपतवार की रोकथाम के लिए किया जाता है। देखिए, खेत के अंदर खरपतवार की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल, कैल्शियम साइनेमाइड और 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। और चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए। चूहे को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग। पौधों में अधिकतर जो बीमारी है वो दोस्तों फफूंदी के कारण होती है। फफूंदी लग जाती है और उसके कारण बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। अभी भी आपने देखा होगा एक ब्लैक फंगस नाम का रोग चल गया है। तो वो फंगस क्या है? एक प्रकार से फफूंदी है। तो पौधों में अधिकतर बीमारी फफूंदी के कारण होती है। फॉर्मेलिन का जल, तनु विलयन, फॉर्मेलिन के जल में तनु विलयन डालने पर फफूंदी नाशक है। तो फॉर्मेलिन के जल में दोस्तों अगर तनु विलयन डालेंगे हम तो वो फफूंदी नाशक बन जाएगा, ध्यान रखना है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी गोदामों के तथा बंद घरों में उगे हुए पौधों की फफूंदी मारने के काम आती है। तो एक फफूंदी मारने के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कई बार कोई घर जो कई सालों से बंद पड़ा है या कोई गोदाम है उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं और वहाँ पर फफूंदी भी लग जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग उसके अंदर पौधों की फफूंदी मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों में स्टार्च, चीनी, वसा तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए पोटास उर्वरक की आवश्यकता होती है। किसके लिए? स्टार्च, चीनी, वसा तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? पोटास उर्वरक की। थोड़े से देखिए दोस्तों मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पर हमारा सिलेक्शन निर्धारित करेगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया दोस्तों। मान लो जैसे कि कलरक की 65 नंबर पे फाइनल कट ऑफ गई है, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि 65 पे ही उसकी वेटिंग भी 65 पे ही गई। तो एक एक नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान हो गया आज के पेपरों में। मतलब किसी का एक नंबर कम है, मान लो 65 पे कट ऑफ गई है और 64 पे उसके 64 नंबर है, तो ये मान के चलो बहुत मुश्किल है उसका वेटिंग में भी होना, क्योंकि वेटिंग भी सेम ही नंबरों पे लग जाती है आजकल। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भूमि में इसकी कमी से उपज कम होती है, पौधे कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं। किसकी वजह से? पोटास उर्वरक की कमी की वजह से। इसकी कमी को दूर करने के लिए अधिकतर पोटेशियम तथा पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट भी एक महत्वपूर्ण पोटास उर्वरक है। तो पोटेश की कमी को दूर करने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के बिना जानवरों तथा पौधों का जीवन जो है वो असंभव है। ध्यान रखना दोस्तों, दो ही प्रकार की कैटेगरी है इस धरती पर, एक तो ये पादप जगत है और एक एनिमल किंगडम है। तो मनुष्य जो है वो ये एनिमल किंगडम की श्रेणी में आता है। मनुष्य भी ध्यान रखना है। तो मनुष्य भी एक प्रकार से जानवर ही है। मैन इज ए सोशल एनिमल, आपने सुना होगा। तो प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन के बिना जानवरों और पौधों का जीवन जो है वो असंभव है। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अधिकतर अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट तथा यूरिया का प्रयोग होता है। तो नाइट्रोजन की अगर मात्रा हमारी ज़मीन को चाहिए और वो हमें पैदा करनी है तो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अधिकतर अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट तथा यूरिया का प्रयोग होता है।
पौधों के लिए फास्फोरस भी एक आवश्यक तत्व है। इससे अनाज के दानों की उपज बढ़ती है। ये पौधों के पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। ध्यान रखना, फास्फोरस का क्या काम है? अनाज की दानों की संख्या बढ़ती है और पौधे के पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। भूमि में फास्फोरस की कमी से पौधों की नाइट्रोजन और तत्वों का शोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी भूमि के अंदर फास्फोरस की कमी है तो वो जो पौधा नाइट्रोजन का अवशोषण करता है और अन्य तत्वों का अवशोषण करता है, उनकी जो क्षमता है उसकी कम हो जाती है। फास्फोरस उर्वरक बनाने का मुख्य खनिज फास्फोराइड नामक पदार्थ है। तो फास्फोरस उर्वरक किससे बनता है दोस्तों? फास्फोराइड नामक प्राकृतिक पदार्थ थे। हमारे देश में अधिकतर काम आने वाला फास्फोरस जो है, मतलब भारत के अंदर अधिकतर काम आने वाला जो फास्फोरस उर्वरक है वो है सुपर फास्फेट। क्या नाम है उसका? सुपर फास्फेट। ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। इसके बाद है हमारा खाद एवं उर्वरक। तो एक ही पोषक तत्व वाले उर्वरक को एकाकी उर्वरक कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही प्रकार के पोषक तत्व वाले उर्वरक को एकाकी उर्वरक कहते हैं। 2 या 3 पोषक तत्वों वाले उर्वरक को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। क्या? 2 या 3 पोषक तत्वों वाले उर्वरक को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे कि NK, NP, NPK। NK मतलब क्या हो गया? ये नाइट्रोजन, और K से पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम आदि, ये जो है ये मिश्रित उर्वरक है। ध्यान रखना, अगर किसी के अंदर एक पोषक पदार्थ है तो एकाकी उर्वरक, और दो या तीन पोषक तत्व है तो उनको मिश्रित उर्वरक कहेंगे। KNO3 यानी सोरा NK वर्ग का उर्वरक है। इसमें 2 पोषक तत्व पोटेशियम और नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, अभी ऊपर बताया था। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? ये NK वर्ग का वो है। NK देखिए इसके अंदर KNO3, तो NK ये वर्ग है दोस्तों, NK, NP, NPK। तो ये वर्ग भी आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ग का है। NPK उर्वरक संपूर्ण उर्वरक कहलाते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये NPK जरूर से जरूर याद रखना है। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। तो जिसके अंदर जो भी तत्व होंगे वो उस प्रकार का होगा। तो ये देखिए इसके अंदर KN है तो ये NK टाइप का हो गया। नाइट्रोफास मिश्रित उर्वरक का महत्वपूर्ण उर्वरक है। नाइट्रोफास, इसमें एमोफोस, पोटेशियम सल्फेट तथा अमोनिया नाइट्रेट के मिश्रण से बनाया जाता है। राइजोबियम कल्चर में गुड़ मिलाकर दलहनी फसलों के बीजों को बोने से पहले शोधीकरण किया जाता है। तो राइजोबियम कल्चर में दोस्तों गुड़ मिलाकर दलहनी फसलों के बीजों को, दलहन के जो फसल है उनके बीजों को गुड़ मिलाकर उसको धोया जाता है, पहले शोधीकरण किया जाता है राइजोबियम कल्चर में। इस विधि से दलहनी फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है पेड़ पौधे का, उसकी अक्षमता बढ़ जाती है दोस्तों दलहनी पौधों के अंदर। और उसको कैसे किया जाता है? उनके बीजों को पहले गुड़ से धोया जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अंतराल पर फसलें को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अंतराल पर फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। इस क्रिया से भूमि की उर्वरा शक्ति को कम किए बगैर भूमि का अधिकतम उपयोग करना संभव है। इससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। फसलों पर खरपतवार, कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम होता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उसकी भौतिक तथा रासायनिक दशा में परिवर्तन नहीं होता। ये सभी जो है दोस्तों ये उसके कारण होते हैं जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। राइजोबियम कल्चर में गुड़ मिलाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता इनकी बढ़ जाती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिन्हें सोना खाद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सोना खाद किसे कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये उदासीन उर्वरक है जिन्हें सोना खाद कहते हैं क्योंकि ये जो है भूमि की अम्लता को और क्षारता को उदासीन करते हैं। सर्वाधिक अम्लीयता अमोनिया खाद में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पूछे कि सबसे ज़्यादा जो अम्लीयता है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो ये अमोनिया खाद के अंदर पाई जाती है। यूरिया सर्वप्रथम अमोनिया कार्बोनेट में बदलती है। यूरिया किस में बदलेगी दोस्तों? सर्वप्रथम अमोनिया कार्बोनेट में बदलती है। रॉक फास्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए करते हैं। पूछा जा सकता है आपसे
कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग। सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक अमोनिया नाइट्रेट, दूसरे स्थान पर यूरिया है। तो सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है, अमोनिया नाइट्रेट, दूसरे स्थान पर यूरिया है। द्वितीयक उर्वरक पोटेशियम तथा नाइट्रेट है। देखिए द्वितीयक उर्वरक कौन है, पोटेशियम तथा नाइट्रेट है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग धान में करते हैं, किसके अंदर करते हैं, धान में करते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटैश में पोटैश की मात्रा 60% है। इस तरह के प्रश्न है दोस्तों, पूछे जाते हैं आपसे कि म्यूरेट ऑफ पोटैश में पोटैश की कितनी मात्रा है, तो 60% मात्रा है। एजोटोबैक्टर का प्रयोग चावल, कपास तथा गन्ना के खेतों में करते हैं। दोस्तों आपको देखने में मुश्किल लग रहे होंगे भाई, लेकिन फिर अभी हमें ये पढ़ने पड़ेंगे कि एक नंबर का सवाल है दोस्तों हमारे सिलेक्शन का। इसको बार बार पढ़ो भाई, इस क्लास को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, इन सभी को उतार लो। आप उतारोगे तो आपके याद करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और 3-4 बार इस क्लास को देखोगे तो आपको ये एज इट इज़ याद हो जाएंगे। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीवाणुओं की प्राथमिक सक्रिय तैयार करना। लगभग 80,000 टन वायुमंडलीय नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर है, जिसे इन जैव उर्वरकों से संचित कर उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 80,000 टन वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर है, जिसे इन जैव उर्वरकों के संचित कर प्रयोग में ला सकते हैं। तो ध्यान रखना, जैव उर्वरक देखिए क्या होता है, सिम्बायोटिक एन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब राष्ट्रीय समूह प्लस एसिम्बायोटिक एन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोबैक्टर प्लस फोफासोल्यूबाइसाइटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, पीएसएम पीएसबी फंजाई। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है दोस्तों। इस तरह का फार्मूला जो है वो आपके हायर लेवल एग्जाम जैसे कि एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर वगैरह का पेपर हो गया और सब इंस्पेक्टर का पेपर हो गया हरियाणा पुलिस का, वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। राइजोबियम कल्चर से दलहनों में वृद्धि 2 से 65%, एजोबैक्टर से धान्य फसलों में वृद्धि 7 से 72%। देखिए दोस्तों राइजोबियम कल्चर से मतलब उनके बीजों को जो है वो गुड़ मिलाकर शोधन किया जाता है, उससे जो है फसलों में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 से 65%। एजोबैक्टर को कहाँ पर मिलाया जाता है, धान वाली फसलों में 7 से 72%। एजोस्पिरिलस से ज्वार और बाजरा में क्या मिलाया जाता है, एजोस्पिरिलस से 15 से 17%। नीर हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं, से धान में 10 से 24% तथा एजोला से धान में 13 से 33% उपज में वृद्धि देखी गई। एजोस्पिरिलियम एवं एजोबैक्टर से 20 से 30 किलोग्राम एन हेक्टेयर की बचत होती है। उसके बाद दोस्तों फर्जिगेशन, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना ताकि दोनों की उपयोग क्षमता बढ़ सके। फर्जिगेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान रखना, सिंचाई का जो जल होता है उसके साथ उर्वरकों को मिला देना और पौधों को देना ताकि दोनों की उपयोग क्षमता बढ़ सके। वर्मी कंपोस्ट देखिए दोस्तों, केचुए होते हैं, केचुओं द्वारा घर फार्म के वेस्ट को खाकर निकलने वाला जो मल होता है वो फल सब्जियों फल वृक्षों के लिए पोषण संतुलित खाद होती है दोस्तों। तो केचुए जो मल करते हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है पौधों की उत्पत्ति के लिए, खास करके फलों और सब्जियों के जो पौधे होते हैं उनके लिए दोस्तों। इसीलिए केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। ये आगे आ भी गया, किसान को केचुए का मित्र, किसान का मित्र मतलब केचुए को किसान का मित्र। प्रकृति का हलवाहा, हलवाहा दोस्तों ये जमीन को धीरे धीरे खोखली कर देते हैं और उसके अंदर जो है खाद भर देते हैं, इसलिए प्रकृति का हलवाहा। पृथ्वी की आत तथा मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केचुए के सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम तत्वों का बढ़ाना, भूमि उर्वर बनाना एवं CEC एवं स्ट्रक्चर में सुधार। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कृषि के विशिष्ट प्रकार। कृषि कई प्रकार की होती है। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मैरीकल्चर। हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों से व्यापारिक स्तर पर पालन की क्रिया क्या कहलाता है, हॉर्सिकल्चर। किसका, घोड़े और खच्चरों का जो
उनकी उन्नत प्रजातियों का प्रयोग व्यापार के लिए करना। नेमरी कल्चर, यह आदिम काल की वह कृषि पद्धति है जिसमें मानव द्वारा जंगलों में फल, जड़ आदि का संग्रह किया जाता था। इसको क्या कहेंगे? नेमरी कल्चर। सिल्वी कल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर, फूलों की खेती जब व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। देखिए दोस्तों, फूलों की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरी कल्चर। आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी कल्चर विशेष तरह के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है, उसको क्या कहेंगे? आर्बोरी कल्चर। पीसी कल्चर, जल कृषि, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली की पालन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? पीसी कल्चर। वीटी कल्चर, अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए की जाने वाली खेती को क्या कहेंगे? वीटी कल्चर, अंगूरों का उत्पादन। सेरी कल्चर, देखिए वो सेरी कल्चर नहीं था, वो था नीचे ओरेबी कल्चर। सेरी कल्चर ये है रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल है। तो ये मेन रेशम की कृषि से उत्पादन है सेरी कल्चर। बहुत बार एचएसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हॉर्टिकल्चर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। खेती की इस विधि के अंतर्गत व्यावसायिक स्तर पर फलों, साग सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों की खेती और फलों की खेती, हॉर्टिकल्चर। ये बहुत बार पूछा। एपीकल्चर भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मधुमक्खी पालन की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो ये सभी जो कृषि के विशिष्ट प्रकार है दोस्तों, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं दोस्तों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा फसल सुधार से संबंधित केंद्रीय या भारतीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ से भी देखिए हर एक एग्ज़ाम के अंदर एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले है संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका स्थान देखेंगे और स्थापना वर्ष देखिए, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में पूसा में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थानांतरित कर दिया गया नई दिल्ली के अंदर 1936 में। तो अब ये कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर 1959 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? माटुंगा, मुंबई के अंदर 1924 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय घास अक्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी के अंदर है, ये 1962 में स्थापना की गई। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान, हैसराघाट, बेंगलोर में है दोस्तों, 1967 में स्थापना की गई। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है, 1939 में ढाका में था ये, ढाका बांग्लादेश, और स्थानांतरित करके 1952 में इसको बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में लाया गया। जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? कोलकाता, 1938 में स्थापना की गई इसकी। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुंच, रांची में है, 1925 में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कसार रोड, केरल में है, 1970 में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में है, 1949 में स्थापना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा में है, 1945 में स्थापना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है, 1952 में स्थापना। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है दोस्तों, 1969 में स्थापना। ये दोस्तों ये करनाल वाला जो है ये हरियाणा जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर, 1912 में स्थापना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजा मुंद्री, 1974 में स्थापना। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, त्रिवेंद्रम के अंदर है, 1963 में स्थापना। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा में है, 1924 में स्थापना। दोस्तों अपने चैनल का नाम है एचआर एजुकेशन अड्डा। यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर एचएसएससी के अंदर हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो चैनल के अंदर डाले हुए हैं ऑलरेडी। आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर सभी के सभी टॉपिक जो है वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एचएसएससी हरियाणा जीके के सभी प्रीवियस ईयर पेपर, इंडिया जीके के सभी प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी के, इंग्लिश के और
जितने भी इंडिया जीके के सभी प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर के वो सभी के सभी डाले हुए हैं दोस्तों। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। भारत के फसलों की सामान्य स्थितियाँ देखते हैं दोस्तों। सामान्य स्थिति क्या है, देखिए फसल है सबसे पहले धान। धान के लिए उचित तापमान कितना चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। हर एक चीज़ आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। उचित तापक्रम कितना चाहिए, वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए। मृदा देखते किस प्रकार की चाहिए, एक तो मृदा भारी होनी चाहिए, सीपेज द्वारा जल की अधिक क्षति न हो तथा जल धारण शक्ति अच्छी हो। मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे और उसके जल धारण की क्षमता जो है वो अधिक हो। मिट्टी की अक्षति नहीं होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा कितनी, 100 सेंटीमीटर। तापमान 20 से 35। उसके बाद आ गई ज्वार। उचित तापमान 22.5 से 35। वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी चाहिए ज्वार की उत्पादन के लिए, हल्की मृदा दोमट मिट्टी चाहिए। उसके बाद बाजरा 25 से 35, 30 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए इसको। उसके बाद बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग होता है बाजरे की फसल के लिए। मक्का 30 से 45 का तापमान, 50 से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा। जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा की आवश्यकता होती है मक्का की फसल के लिए। गेहूँ 16 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए, 25 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा, 150 सेंटीमीटर वर्षा। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट या चिकनी मिट्टी वाली मृदा के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है गेहूं की। उसके बाद आ गया चना, 16 से 25, 65 से 95 सेंटीमीटर की इसको वर्षा चाहिए। उसके बाद हल्की जलोढ़ मृदा, पानी धारण करने की अच्छी क्षमता और जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अरहर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। उचित जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मृदा जिसका पीएच मान उदासीन हो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, जिसका पीएच मान उदासीन हो और दोमट मृदा चाहिए। मूंगफली 22.5 से 30 का तापमान, 60 से 130 सेंटीमीटर वर्षा। बलुई दोमट मिट्टी या अच्छे जल निकासी वाली काली मृदा इस फसल के लिए उपयुक्त होती है। सरसों 16 से 25 का तापमान, 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। मध्यम उपजाऊ उदासीन अथवा हल्की सारी दुर्द ये दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। कपास 30 से 40 का तापमान, 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ काली मिट्टी। देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग होता है, काली मिट्टी। जूट के उत्पादन के लिए ये 25 से 32.5 तापमान, 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा और रेतीली दोमट मिट्टी। तो ये पूछा जा सकता है कि किस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, और ये पूछा भी गया है पीछे हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। गन्ने के लिए 20 से 35 की जो है वो तापमान, 65 से 160 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा और अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। आलू 15 से 30 का तापमान, 50 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा और उचित जल निकास वाली उपजाऊ तथा पाला हानिकारक जीवांश युक्त रेतीली दोमट मिट्टी। तंबाकू 18 से 30 का तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। उपजाऊ कम जैविक पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली भारी मृदा में तंबाकू हो जाएगा। चाय 22 से 30 का तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। हल्की अम्लीय दोमट मिट्टी जिसमें फास्फोरस एवं लोहे के अंश हो, तो वहाँ पर दोमट मिट्टी का प्रयोग कहाँ पर होगा, चाय के अंदर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, तो ये ऊपर वाले सभी के सभी याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। डाटा एकदम करेक्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बार बार पढ़े दोस्तों। तो इसके बाद है दोस्तों हमारा पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाता है, और ख़ासकर जहाँ पर ये सब्जेक्ट आता है हरियाणा पुलिस के अंदर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के अंदर, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। रोग का नाम यहाँ पर देखेंगे पोसी, और रोगकारी कवक का नाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कवक के द्वारा होने वाले रोग, लेकिन उस कवक का नाम भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, आलू का विलंबित रोग, आपसे विलंबित अंगमारी रोग आपसे पूछा जा सकता है कि अंगमारी जो रोग है वो किसके अंदर होता है, आलू के अंदर होता है। और कवक जनित रोग है दोस्तों, ये कौन से कवक के द्वारा
फाइटोप्यारी इन्फेस्टेंस, तो ये नाम जरूर से ज़रूर आपको याद रखना है। पपीता का फल विगलन रोग, विगलन रोग जो होता है वो पपीता के अंदर होता है। और कवक का नाम क्या होता है? पाइथियम एफानीडरमेंटस, ये जरूर से ज़रूर याद रखना है। क्रूसीफेर का मुदुरोमिल आसिता, मूली सलजम गोभी सरसों, तो ये होता है देखो मूली सलगम गोभी सरसों मुदुरोमिल आसिता क्रूसीफेर का, ध्यान रखना है। इसका कवक कौन सा होता है? पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका, तो ये ध्यान रखना है। अंगूर का मुदुरोमिल आसिता, मुदुरोमिल आसिता ये अंगूर के अंदर भी होता है, लेकिन इसका जो कवक होता है वो होता है प्लास्मोफोरा विटिकोला, प्लास्मोफोरा विटिकोला। बाजरा का मुदुरोमिल आसिता, बाजरा के अंदर होता है, ये किस कवक से होता है? सक्लेरोस्फोरा ग्रेमिनिकोला। इनको बार बार याद करो दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्रूसीफेर का सफ़ेद कीट, ये किसके अंदर होता है? मूली सलजम गोभी सरसों सफ़ेद कीट क्रूसीफेर का, ये किसके द्वारा? एल्ब्यूगो कैनेडिडा। गेहूं का चूर्ण आसिता, चूर्ण आसिता रोग गेहूं और बाजरा आदि में होता है, किसके द्वारा? इरीसाइफी ग्रेमिनिस। गेहूं का सलथखंड, सलथखंड गेहूं के अंदर होता है, किसके द्वारा? अस्टीलेगोट्रिटिसी। करनाल बंट किसके अंदर होता है? ये रोग भी गेहूं के अंदर। टिटलेटिया बार्कलियाना, धान का बंट, धान के अंदर भी बंट रोग होता है, ये धान के अंदर, ये भी टिटेटिया बार्कलियाना। बाजरा का कंड रोग, बाजरा के अंदर कंड रोग होता है, ये कौन से कवक की उपस्थिति के कारण है? टोलिपोस्पोरियन पेनिसिलेरी। जौ का सलथखंड, सलथखंड जौ के अंदर भी होता है, लेकिन किसके कारण है? अस्टीलेगो नूडा के कारण। जौ का आवृत खंड जो अस्टीलेगो होर्डी। आप यहाँ से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी के, और इसको है ना एक कॉपी पे उतार लीजिए, ताकि आपको बार बार जो है वो घूमना ना पड़े और आप इनको याद कर ले। काला कीट रोग गेहूं के अंदर, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। भूरा कीट गेहूं पक्सीनिसिया रिकोन्डिटा। पीला कीट गेहूं पक्सीनिसिया स्ट्रीफोर्मिस। सेम का कीट लोबिया चना राजमा सेम आदि में होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? यूरोमाइसेस एपेंडिकुलेटस। काफ़ी का कीट काफ़ी हैमिलिया वास्टाट्रिक्स। अरहर की मलानी, अरहर ये आप याद रख लेना, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम। कपास की मलिनी, कपास भी इसी के कारण। आलू का पूर्व अंगमारी, आलू अल्टरनेरिया सोलेनई। टिक्का रोग मूंगफली, ये इसके जो कवक है वो आपको नाम याद रख लेने हैं। लाल विगलन गन्ना में होता है, ये कवक याद रख लेने। बाजरा का अलगाट, ये याद रख लेने हैं दोस्तों। उसके बाद धान का पाद विगलन, धान फ्यूसेरियम मोनिस फार्मे। तो ये दोस्तों ये जो सभी के सभी है ये रोगों के नाम हैं पहले नंबर पर, फिर ये किसके अंदर होते हैं और रोगकारी कवक का नाम है, ये याद रख लेने हैं। माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग, अब वो ऊपर वाले थे कवक की उपस्थिति के कारण, ये माइक्रोप्लाज्मा जनित है। तिल का फिलोडी, फिलोडी रोग किसके अंदर होता है? तिल के अंदर होता है। छोटी पत्ती बैंगन तथा लेग्यूम के अंदर। पपीता का बंची टॉप, बंची टॉप रोग भी पपीता के अंदर होता है। मूंगफली का बिचेस बुर्म रोग, बिचेस बुर्म मूंगफली के अंदर। आलू का बिचेस बुर्म आलू के अंदर। शक्करकंद की छोटी पत्ती शक्करकंद के अंदर। और ये सभी किसके उपस्थिति के कारण होते हैं दोस्तों? माइकोप्लाज्मा जनित रोग है ये। उसके बाद शक्करकंद का विशेष ब्रूम, ये भी शक्करकंद के अंदर होता है। सीड बोर्न रोग, सीड मतलब जो बीज होते हैं उनसे कौन से रोग होते हैं? धान की पत्ती का चकला रोग, धान की पत्ती का चकला रोग। बाजरा का अर्गट रोग, अर्गट रोग पूछे किसके अंदर होता है? बाजरा के अंदर। चकला रोग पूछे धान के अंदर। भूरा चकत्ता रोग किसके अंदर होता है? धान के अंदर। बैक्टीरियल ब्लाइंड अंगमरी रोग किसके अंदर होता है? धान के अंदर। ब्लैक वर्म रोग किसके अंदर होता है? कपास के अंदर। ये सभी अलग अलग रोगों के प्रकार है, ये याद रखने हैं। सोइल बोर्न डिसीजेज, मिट्टी से कौन से रोग होते हैं? बाजरे का हरित बाली रोग, हरित बाली रोग बाजरे में। टिक्का रोग मूंगफली में। समट रोग बाजरे में। और रूट नोट रोग टमाटर के अंदर होता है। ये पूछा जा सकता है रूट नोट रोग किसके अंदर होता है? टमाटर के अंदर, और मिट्टी के कारण ये होता है। उसके बाद फसलों के प्रमुख कीट, फसलों के प्रमुख कीट देखिए दोस्तों, धान की गंदी, धान के अंदर क्या होती है? गंदी होती है।
अक्षति क्या करती है? ये दूधी बालियों के रस चूसते हैं। रोकथाम के उपाय क्या है? 10% BHC, 10% BHC का स्प्रे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। गंदी जो नामक के कीट होते हैं वो धान के अंदर होते हैं। धान की ही बंका होती है, बंका पत्तियों को खाने के साथ साथ पत्तियों का खोल बना देती है। पत्तियों को खा जाते हैं, उनको खोखला कर देती है। 10% BHC इंडोसल्फान के साथ स्प्रे करने से ये जो है ये धान की बंका जो है ये कीट होती है बंका, वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद तना छेदक, धान और मक्का के अंदर होते तना छेदक, ये तने को छेद कर अंदर ही अंदर खाती है। इसकी रोकथाम के लिए उपाय क्या है? कार्बोब्यूफ्रोन 30%, फास्फेमिडोन। कपास का फुंदका, कपास के अंदर फुंदका होता है दोस्तों, ये कीट पत्तियों के रस को चूसते हैं। मिथाइल डेमेटोन का प्रयोग किया जाता है। दीमक तथा मुंजिया गेहूं के अंदर रात्रि में उगते पौधों को जमीन के पास से काटती है। रात्रि में उगते पौधों को जमीन के पास से काट देती है ये। और गेहूं के अंदर एल्ड्रिन BHC का प्रयोग इसमें अंदर किया जाता है। चने का फली छेदक, चने की फली के अंदर छेद कर देता है ये फली के अंदर दाने को खाते हैं। वो रोकथाम के उपाय क्या है? इंडोसल्फान मेलाथियान। गन्ने का दीमक, गन्ने की आँखों को क्षति पहुँचाते हैं। एल्ड्रिन 5% डालकर इसको ख़त्म किया जाता है। पायरिला गन्ने के अंदर पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है ये कीट। BHC 10%, मेलाथियान थायोडान का प्रयोग किया जाता है। माहू सरसों के अंदर होता है ये। सीसू तथा प्रोड दोनों पत्तियों तथा फलों से रस चूसते हैं जिसमें फल नहीं लगते हैं। फल नहीं लगते हैं भाई, रस चूस जाते हैं। मिथाइल डेमेटाइन का प्रयोग होता है। हिस्पा धान कीट तथा लार्वा पत्तियों से खुरचकर खाता है जिससे पत्तियों पर सफ़ेद समांतर रेखाएं बनती है। BHC का 50% घोल एंडोसल्फान पैराथियान का प्रयोग करके इसको नष्ट किया जा सकता है। दाल की बाल काटने वाला कीट होता है। कीट की सूंडियाँ रातों रात धान की बालियाँ काट कर गिला देती है। क्लोरोपाइरोफॉस पैराथियान या इंडोसल्फान का घोल फसल पर छिड़कना। सरसों की आरा मक्खी पत्तियाँ खाती है दोस्तों, ये 10% BHC चूर्ण या 2% पैराथियाल घोल का प्रयोग आता है। वाइट मूल आलू के कंद को प्रभावित करता है, फोरेल ग्रेन्युअल का प्रयोग करना चाहिए। गन्ना भेदक गन्ने को भेदकर अंदर ही अंदर गुदा उसका खाता है। BHC या थायोडान का छिड़काव किया जाता है। मक्का का लाल मुडली, ये लाल मुडली कीट है, पौधों को काट कर खाता है। यह कोमल अवस्था में खाता है। BHC या पैराथियान का छिड़काव होना चाहिए। लवण प्रभावित मृदा का भौगोलिक विवरण देखिए, श्रेणी देखिए मृदा की। शुष्क एवं अर्ध शुष्क गंगा सिंधु क्षेत्र की लवण प्रभावित मिट्टी काली का जो राज्य कहाँ पर पाई जाती है? ये गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अनुमानित क्षेत्रफल कितना है मिली हेक्टेयर में इसका? तो ये 1 से लेकर 2.50। लवण प्रभावित भूस्तरीय समुद्र तटीय लवण से प्रभावित भू क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 1.42। शुष्क तटीय क्षेत्र गुजरात 0.714। तटीय डेल्टा क्षेत्र की मृदा जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 1.394। और अम्लीय लवण जो है वो केरल प्रभावित क्षेत्र में 0.16। कुल हो गई है 7.04। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये हमारे लिए। यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर तो ख़त्म हो गया है। एग्रीकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो ऊपर से ही आएंगे आपके एग्जाम में। थोड़े से मुश्किल है लेकिन हमें करने पड़ेंगे भाई। और अब हम पशुपालन की तरफ बढ़ गए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी मुख्य बातें थी वो हमने की और लास्ट में इसके हम पर्सन भी देखेंगे कुछ एक। और अभी हम करेंगे पशुपालन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पशुपालन की तरफ हम बढ़ते हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं आपको 1000 MCQ भी इसी टॉपिक से रिलेटेड करवाऊंगा, तो आप अंत तक बने रहे। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, पशुपालन कहलाती है। और एग्रीकल्चर हम कर चुके हैं, एनिमल हस्बेंड्री है दोस्तों, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में पशुपालन कृषि का आवश्यक अंग है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक पशु है। यह विश्व की कुल पशु संख्या का लगभग 25% निवास करती है। देखिए दोस्तों, विश्व की कुल पशु जनसंख्या का 25% केवल भारत में निवास करती है। देश में गो पशुओं की 26 से अधिक नस्लें तथा भैंसे की 7 नस्लें मान्यता प्राप्त है। देश की कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 15% के गाय व भैंसों से होती है। तो गाय व भैंसों से ही देखो दोस्तों कितनी आय होती है हमें। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत आज विश्व के पहले स्थान पर है। फिर भी पशुपालन उद्योग के आधुनिकीकरण एवं विकास की आवश्यकता है। भारत में पशुपालन से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं देखेंगे। पशुधन बीमा योजना, मूलग्राम योजना, गौशाला विकास योजना, सघन पशु योजना, मिलिट्री डेयरी योजना, अखिल भारतीय समन्वित गो पशु अनुसंधान योजना, दूध बस्ती योजना, ऑपरेशन फ्लड योजना, बछड़ा पालन योजना, गो सदन योजना, चारा एवं चारागाह विकास योजना, कृषि उत्पादों एवं छीजन सामग्रियों से पशु आहार योजना, इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना, इंडो जर्मन परियोजना, इंडो डेनिश परियोजना, इंडो स्विस परियोजना। तो ये कोई भी योजना दे सकते हैं आपको और पूछ सकते हैं कि ये योजना किससे संबंधित है। तो ये सभी की सभी योजनाएं दोस्तों पशुपालन से संबंधित है। गाय और भैंस विभिन्न प्रकार के पशु उत्पादों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पशुओं को पाला जाना पशुपालन कहलाता है। गाय और भैंस भारत के महत्वपूर्ण पशु संसाधन है, सबसे इम्पोर्टेंट। कृषि में इनका मुख्य महत्वपूर्ण योगदान है तथा पशुधन कृषि क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकता के एक बड़े भाग की पूर्ति करता है। देखिए पशु जो है उसके लिए भी वो भी कृषि के अंदर हमारा योगदान देता है। पशु गोबर या अवशिष्ट पदार्थों के रूप में खाद भी प्रदान करते हैं, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश गोबर या उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों, पशु जो अवशिष्ट करते हैं उनसे है ना खेतों की खाद बनाई जा सकती है, लेकिन आज का दुर्भाग्य क्या है, उनका जो प्रयोग है अधिकांश रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि खेतों के अंदर नहीं डाला जाता। पशुओं से बड़ी मात्रा में खाल एवं चमड़ा भी प्राप्त होता है। भारत में पशुपालन शक्ति के साधन के रूप में और दूध उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये ज़्यादातर देखो पशुओं से हमें उनकी खाल और चमड़ा भी प्राप्त होता है, जिससे कि अनेक प्रकार के जो वस्त्र बनते हैं, जूते बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन भारत में पशुपालन शक्ति का जो प्रयोग है वो दोस्तों दूध उत्पादन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मवेशियों को अच्छी प्रकार की नस्लें भारत में कम आर्द्र प्रदेशों, अच्छी प्रकार की नस्लें कहाँ मिलेगी, कम आर्द्र प्रदेशों जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इन राज्यों में देश के लगभग 25% मवेशी पाए जाते हैं। देश में मवेशियों का घनत्व प्रति 100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में लगभग 12.8 मवेशी है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा राजस्थान में पाई जाती है। मवेशियों का सर्वाधिक घनत्व महाराष्ट्र 11 मवेशी प्रति 100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, हरियाणा में 10, कर्नाटक तथा राजस्थान में 5 पाए जाते हैं। दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से भारतीय गाय अपेक्षाकृत निम्न कोटि के पशु है। दोस्तों गाय की जो दूध के हिसाब से जो है ना उसको निम्न कोटि का पशु है। भारत में दूध की अधिक मात्रा भैंसों से ज़्यादा दूध प्राप्त होता है तथा कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 63% जो दूध है वो भैंस का दूध होता है। दोस्तों गाय का जो दूध होता है एक तो पतला भी होता है और गाय कम दूध भी देती है। ज़्यादातर भैंस का जो दूध होता है दोस्तों गाढ़ा होता है, उसके अंदर पानी भी मिला देते हैं तो भी ज़्यादा चल जाता है वो। पिछले कुछ वर्षों में देश के मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए अनेक उपाय किए गए। इन योजनाओं के अंतर्गत जर्सी तथा होल्स्टीन जैसे अधिक दूध देने वाली विदेश नस्लों को भारत में लाया जाता है। देश में डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में समुचित विकास हुआ है और आज भारत विश्व के अग्रणी दूध उत्पादक देशों में गिना जाने लगा है। भारत में मवेशियों की नस्ल सुधारने के कार्य से संबंध कई संस्थान हैं,
जिसमें सूरतगढ़ राजस्थान, धामरोड गुजरात में, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलिमा सिलीगुड़ ओडिशा, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश, एसरगट्टा कर्नाटक में ये संस्थान है। एसरगट्टा स्थित सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देश में अपने प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। ध्यान रखना, ये एसरगट्टा में है, सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। गाय से 8.8 महीने के लिए दूध का उत्पादन होता है, जबकि भैंस से दुग्ध उत्पादन 9.9 महीने तक होता है। भैंसों से प्रतिदिन दूध उत्पादन भी अधिक होता है गाय की अपेक्षा। भारत में गो पशुओं की संख्या विश्व में इसकी कुल संख्या का 15.4% है तथा भैंसों की कुल संख्या का 57% है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.44% तथा कृषि योग्य भूमि का 12% पशुपालन में लगा है। देखो दोस्तों, 2.44% तथा कृषि योग्य भूमि का 12% पशुपालन में लगा है। भेड़ों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, जैसे कि ऊन के लिए और मांस प्राप्त करने के लिए। भारत में विश्व में भेड़ों की कुल संख्या का 3% भाग पाया जाता है। भारत में भारतीय भेड़ों से प्राप्त किए जाने वाले उत्पादों में ऊन सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु भारतीय भेड़ों से जो प्राप्त होती है ऊन वो बहुत ही निम्न कोटि की होती है। इन निम्न गुणवत्ता वाली अधिकांश उपयोग का प्रयोग कालीन बनाने के लिए किया जाता है। देश में ऊन का प्रति भेड़ उत्पादन लगभग 700 ग्राम है। भेड़ों की संख्या के अनुसार भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। भाई भेड़ों की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही से प्रश्न आएंगे कि देश में ऊन का प्रति भेड़ उत्पादन कितना है, 700 ग्राम, और भेड़ों की संख्या अनुसार भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। यहाँ पर 4 मुख्य क्षेत्रों में भेड़ों को पाला जाता है। इन क्षेत्रों में शीतोष्ण हिमालय प्रदेशों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा शुष्क पश्चिमी प्रदेशों में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। दक्षिणी प्रदेश में दक्कन के शुष्क भागों को तथा पूर्वी प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता है। भेड़ों का जीवन काल जो है वो 10 से 12 वर्ष का होता है और औसत गर्भकाल 150 दिन का होता है, मतलब 5 महीने के आसपास, तथा ये लगभग 7 वर्ष तक उत्पादक रहती है, मतलब 7 वर्ष तक ये हमें जो ऊन देती है। भारतीय भेड़ों की नस्ल बढ़िया नहीं है, अतः इन्हें सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कई प्रजनन केंद्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें कि बैंसोर उत्तर प्रदेश के अंदर, फतेहपुर राजस्थान के अंदर, दक्सुम जम्मू कश्मीर के अंदर, ममीदापल्ली आंध्र प्रदेश तथा हिसार हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण केंद्र है। सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म हिसार इनमें एक महत्वपूर्ण संस्थान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है, तो हिसार जिले के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैरिनो नस्ल की भेड़ों का आयात भी किया जाता है। तो ये मैरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाती है। बकरी के बारे में पढ़ेंगे। बकरी को गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। पूछा जाए गरीब व्यक्ति की गाय किसे कहा जाता है? बकरी। विश्व में पाई जाने वाली कुल बकरियों का 25% भाग भारत में पाया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। भारत में केवल कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहाँ पर बकरियों की जो संख्या है वो नगण्य है, मतलब ना के बराबर है बिल्कुल ही। भारत में बकरियों की 20 नस्लें पाई जाती है। इनका पालन दूध, मांस एवं ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मांस इनका सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। बकरियों का गर्भकाल भी ऑलमोस्ट 150 दिनों का होता है। भारत बकरी के मांसों तथा खालों का प्रमुख उत्पादक है। ये बकरी समझते हो ना दोस्तों, बकरी बकरा, जैसे कि बहुत सारे त्यौहार होते हैं जब बकरा को काटते हैं तो मांस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत महंगा बिकता है दोस्तों ये। कुछ बकरियों को ऊन के लिए भी पाला जाता है। इस प्रकार की अधिकांश बकरियां मुख्यतः संकर नस्लों की होती है तथा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है।
बकरियों की चेंगू तथा चेंगथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन, ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। कौन सी नस्ल से? चेंगू तथा चेंगथांगी नस्ल से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। उसके बाद आ गया दोस्तों सूअर। भारत में सूअरों को एक सुव्यवस्थित व्यवसाय के रूप में बड़े पैमाने पर नहीं पाला जाता है, केवल कुछ लोग मांस के लिए इन्हें पालते हैं। कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन के अंतर्गत कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गियों के अतिरिक्त बत्तख तथा अन्य पक्षियों को भी सम्मिलित किया जाता है, परंतु मुर्गियां इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। भारत में मुर्गी पालन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में विकसित हो चुका है, फिर भी पोषण स्तर के दृष्टिकोण से मुर्गियों का उत्पादन आवश्यकता से कम ही होता है। भारत में अंडों के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है वे मुख्य रूप से विदेशी नस्लें हैं। ये मुर्गियां 5वें महीने से अंडा देना प्रारंभ करती है। भारतीय मुर्गियां कम अंडे देती है तथा अधिकतर समय अनुत्पादक ही रहती है दोस्तों। तो सरकार के प्रोत्साहन के कारण मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण गौण व्यवसाय के रूप में फल फूल रहा है। इस व्यवसाय में उन्नति के फलस्वरूप भारत का अंडों के उत्पादन में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र की नस्लें। मुर्रा कहाँ पर नस्ल पाई जाती है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ज़्यादातर। नीली रावी पाकिस्तान, भदावरी ग्वालियर। मध्य भारत की नस्लें नागापुरी, मराठवाड़ा, मड्डा उड़ीसा। दक्षिण भारत की टोडा नीलगिरी पहाड़ी पर। पश्चिमी भारत की नस्लें सूरती गुजरात, जाफराबादी गिर के जंगलों में, महसाणा उत्तर गुजरात के महसाणा क्षेत्र में। भेड़ की उन्नत नस्लें देखिए दोस्तों, हिमालय क्षेत्र, गद्दी, जम्मू, बखरवार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी को याद रखना है आपको। भेड़ की उन्नत नस्लें। कुछ विदेशी नस्लें, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। महीन ऊन वाली नस्ल मेरिनो तथा रेम्बुले। मध्यम ऊन वाली नस्ल, लंबे ऊन वाली नस्ल, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पर गो पशु की उन्नत नस्लें। गाय की जो उन्नत नस्लें हैं ये देखिए दोस्तों, द्विकाजी गाय हरियाणा के रोहतक में पाई जाती है। दुधारू गाय, भारवाही गाय और कुछ विदेशी नस्लें। जर्सी जो है दोस्तों ये देखिए विदेश की गाय है। गरनसी, रेड डेन ये विदेश की जो है वो गाय है। भैंस की उन्नत नस्लें ये है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लैंडरेस, डेनमार्क, ड्यूर्क, चेस्टर वाइट, तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक करके। पहले इसका ले लीजिए आप। उसके बाद भेड़ की उन्नत नस्लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है विदेशी नस्लें और गो पशु की उन्नत नस्लें, इसका भी ले लीजिए। और बकरी की उन्नत नस्लें, इसका भी ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आ गए कवक जनित पशुओं के रोग। तो ये कवक जनित कुछ पशुओं के रोग है दोस्तों। अभी ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म होने की ओर है अभी, लेकिन इससे ख़त्म होने से पहले 1000 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो ये मुश्किल सब्जेक्ट है, ये मुश्किल है एस्परजिलस रुगंटा, तो इनका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप प्रोटोजोआ जनित पशुओं के रोग, तो इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और जब भी आप तैयारी करें तो उसके साथ ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अब इनकी तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित, ये देखें क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो रबड़ एक नकदी फसल है, ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत बार ये पूछा जा चुका है एचएसएससी में। केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है केसर का जम्मू और कश्मीर में होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए जो कि डायरेक्ट आपसे यहीं से पूछे जा सकते हैं। देखिए दलहन की कृषि के लिए कम तापमान तथा मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। और वर्षा कैसी होनी चाहिए? मध्यम होनी चाहिए। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फल है? तो रेशेदार फल कौन सा होगा दोस्तों? नारियल। नारियल क्या है? एक फल है और रेशेदार फल है। कॉफ़ी जो होती है ना, जो पीते हैं हम, वो एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। क्या होती है? एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? बेंगलोर को। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र। ये डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए दोस्तों। यहाँ से ये मान लो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में झूम कृषि सबसे अधिक असम में होती है। पूछे भारत में झूम कृषि सबसे सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्तों? तो असम जिले के अंदर, असम राज्य के अंदर।
भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी, लेकिन हालांकि अभी जो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। मसूर एक रबी की दलहनी फसल है। रबी फसल की वो मसूर जो है ना दोस्तों, वो एक रबी की फसल है और दलहनी फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा जो है वो दोमट मृदा है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है? सोया प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम है। क्या है? आम। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेंगे। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। सबसे पुराना फल क्या है? सबसे पुराना फल है खजूर। क्या है दोस्तों? खजूर। रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। कोकून के कीड़े शहतूत की पत्तियों के भोजक है। देखिए रेशम के कीड़े को क्या कहते हैं? कोकून। और कोकून के कीड़े क्या खाते हैं? शहद की पत्तियां। तारपीन। तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? रेजिन से तैयार किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी के अभी इसको सभी ग्रुप में शेयर कर दो भाई, ताकि मैं और भी क्लास लेकर आऊँगा आपको। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ग्राम सचिव के लिए भी मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ और इंडिया जीके के टॉप 10,000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। वो जल्द ही क्लास यहाँ पर अवेलेबल होगी आपके लिए। जड़ की वायु का दबाव। देखिए जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने चैनल का नाम है दोस्तों HR एजुकेशन अड्डा। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। धान की फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है धान की। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली जो है वो खरीफ की फसलें हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल से निकलती है। गाजर का रंग लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। तो नाशपाती जो है वो एक प्रकार का शीतोष्ण फल है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। सब्जी तथा फूलों वाली फसलों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन है। लहसुन में गंध किस कारण से आती है दोस्तों? एलाइसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सेंथिन है। मिर्च का लाल रंग जो है वो किस कारण से होता है? वो कैप्सेंथिन के कारण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चाय में थीन नमक और चाय में थीन नमक पदार्थ और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन पाया जाता है दोस्तों। जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर मिट्टी है। क्या नाम है? काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर मिट्टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है ये। आक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पौधों की वृद्धि मापने के लिए आक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आपसे पूछे और ये पूछा भी गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है भाई? एमाइड के रूप में होता है।
भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो सोयाबीन के अंदर। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। निर्यात में जो योगदान है वो 18% है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से है। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ। हरित क्रांति जो है दोस्तों वो कहाँ पर परिलक्षित हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंदर। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। क्या है? प्रथम बोनी किस्म IR8 है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या नाम है गेहूं का? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के लिए सर्वाधिक उत्तम जलवायु शीतोष्ण है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल गेहूं है, जो कि विश्व में 20.3% क्षेत्र में उगाई जाती है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। देश में हरित क्रांति का आरंभ 1960 के दशक में हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र कृषि है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को की गई। शिवारमण समिति का संबंध नाबार्ड से है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन। सर्वाधिक ब्रिटिश सरकार ने 1984 ईस्वी में एक वन नीति अपनाई। सर्वप्रथम कृषि वर्षा का आधार प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है। कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा जो है वो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस के द्वारा। रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है। किससे है रोग ब्लास्ट का संबंध? धान से है। अल्फांसो आम का एक प्रकार है। क्या है? आम का एक प्रकार है अल्फांसो, और इस प्रकार की नस्ल जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम जो है दोस्तों वो एक प्रकार से फंजाई है, और ये सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका हरियाणा में पूछे तो सोनीपत के अंदर। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कच्चा गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। कच्ची गाजर के अंदर। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। सिल्क क्या है? कृत्रिम रेयान। चावल को पॉलिश करने से थायमिन बी नष्ट हो जाता है। जो विटामिन बी होता है थायमिन, वो नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने से। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम के उत्पादन से है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने से ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तचाप नहीं होता। उसके बाद आ गया गाय। देखिए गाय के बारे में पढ़ेंगे। इसका वैज्ञानिक जो नाम है दोस्तों वो है बोस इंडिकस या फिर बोस टेनरस। ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। गाय के अंदर नर को सांड तथा मादा को गाय कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है बच्चों वाली गाय को। नर बच्चों को बछड़ा तथा मादा बच्चों को बछिया कहते हैं। गाय का जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाय के बारे में, ये सभी याद रखने हैं। इसका जो वो नाम है वो है दोस्तों बोस इंडिकस। ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन काल पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आगे बफेलो यानी भैंस। भैंस की प्रजातियों का जन्म स्थान भारत को जाना जाता है। भैंस की प्रजातियों का जन्म स्थान भारत को जाना जाता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। बुबेलस बुबेलिस है। भैंस की औसतन जीवन अवधि लगभग 25 वर्ष है एवं गर्भावधि जो होती है वो 308 से लेकर 316 दिन तक होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है दोस्तों कैप्रा हिरकस। बकरी की जीवन अवधि 10 वर्ष होती है। इसकी गर्भ अवधि 148 से 156 दिन। यह एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद है भेड़। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। ओविस एरिज। इसकी सामान्य जीवन अवधि 10 से 15 वर्ष होती है और गर्भ अवधि जो होती है वो इसकी 147 दिन होती है दोस्तों। भेड़ों को ऊन एवं मांस के लिए पाला जाता है। सूअर, इसका वैज्ञानिक नाम सस सक्रोफा, सस डोमेस्टिक एवं सस इंडिकस है। सूअर की औसत जीवन अवधि 16 वर्ष है। कुक्कुट पालन, इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी, बत्तख, हंस, कबूतर, शुतुरमुर्ग, तितर इत्यादि आते हैं।
भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है मुर्गी पालन। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस मुर्गी का वैज्ञानिक नाम। मांस के लिए उपयुक्त कुक्कुट नस्लों को ब्रायलर कहते हैं, जबकि अंडों के लिए उपयुक्त नस्लों को लेयर कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मांस के लिए जो प्रयुक्त होती है वो नस्लों, जो मुर्गे की नस्ल है वो ब्रायलर, जबकि अंडों के लिए लेयर कहते हैं। मुर्गी की दो नस्लें भारत में है, देसी और विदेशी। देसी मुर्गी की प्रमुख नस्लें हैं असील, कारकनाथ, गागस, ब्रह्मा, बसरा, चिटगांव। और विदेशी नस्लें व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड, प्लाई माउथ रोग, न्यू हैम्पशायर। लेग हारन, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। लेग हारन विश्व की सर्वश्रेष्ठ अंडा उत्पादक मुर्गी है। इसके बाद मिनोरका का नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है मिनोरका का। असील मुर्गियां लड़ाई के लिए मशहूर है। लड़ाई के लिए कौन सी प्रकार की नस्ल मशहूर है? असील मुर्गियां। रोड आइसलैंड रेड सुसेक्ट एवं ब्रह्मा मांस के लिए पाले जाते हैं। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। उसके बाद देखेंगे मछली पालन, फिशरीज। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में मत्स्य को पालने को औद्योगिक स्तर पर विकसित किया जा रहा है। मछलियों का मांस, चर्बी, तेल एवं खाद्य के रूप में अत्यधिक प्रयोग होता है। मत्स्य विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है: मछली पालने वाले मछुआरों और मत्स्य उद्योग का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना, मछली के रूप में खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाना, समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करना, मछुआरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, मछलियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना। भारत में कुल मछली उत्पादन का लगभग 60% मछली समुद्री मछलियों के रूप में तथा शेष 40% मछलियां नदी एवं तालाबों से मिलती है। समुद्री मछली पकड़ने में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि अलवणीय जल में मछली पकड़ने में 3रा स्थान है। मछली एक ऐसा भोजन है जिसमें मनुष्य की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटाश, गंधक एवं तांबा इत्यादि पाए जाते हैं। कलेजी के बाद सबसे अधिक विटामिन सी मछली में ही होता है। तो सबसे अधिक विटामिन सी मछली में होता है कलेजी के बाद। सार्डाइन्स, मैक्रेले, बॉम्बे डॉक, क्रस्टेशियन, झींगा, लोबस्टर तथा केब्र समुद्री मछलियां हैं। रोहू, कतला, मिगरला, लांची तथा क्लेरियस इत्यादि भूतलीय जल की मछलियां हैं। विश्व में कुल झींगा उत्पादन का 13.5% भाग भारत में होता है। भारत में झींगा उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का है। मोलस्कन मत्स्य उद्योग के अंतर्गत मोलस्क समुदाय के जीव जंतु आते हैं। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंक टेडा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्य कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शंख जो है वो सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी विशेषकर शहद के लिए जानी जाती है, परंतु इससे मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भारत सबसे प्राचीन है और यही के विश्व से अन्य भागों में मधुमक्खियां निर्यात की गई। उसके बाद भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की नस्लें हैं सारंग, मूंगा और खैरा आदि। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है जो हजारों की संख्या में एक ही छत्ते में रहती है। इसके समाज को कार्य के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: एक रानी मक्खी, फिर नर मधुमक्खी तथा श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का कार्य केवल अंडे देना है। यह प्रतिदिन लगभग 1500 अंडे देती है। कितने देती है? 1500 अंडे। सामान्य स्थिति में श्रमिक मधुमक्खियां बांझ मादाएं होती है। ये अपने समूह की शत्रुओं से रक्षा करती है तथा मधु इकट्ठा करती है। कौन सी? श्रमिक मधुमक्खियां बांझ होती है। ये क्या करती है? ये मतलब बच्चा पैदा करने का काम नहीं होता। नर मधुमक्खी अनिषेचक जनन से पैदा होते हैं। इनका कार्य केवल मैथुन संपन्न करना है, इनका और कोई कार्य नहीं है। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या छत्ते की कुल मधुमक्खियों की संख्या का 90% होती है। बर्रे, मोमी कीड़ा, मृत्युशिरा, पतंगा एवं डाकू मक्खी आदि मधुमक्खियों के प्रमुख शत्रु है। क्या है? बर्रे, मोमी कीड़ा, मृत्युशिरंगा, पतंगा तथा डाकू मक्खी। मधुमक्खियां शहदों को पुष्पों से एकत्रित करती है और पराग से बनाती है।
शहद में उपलब्ध घटक है जल जो होता है वो 17%, फल शर्करा 41%, डेक्स्ट्रिन तथा गोंद 1.5%, खनिज पदार्थ 0.2%, अन्य पदार्थ 3.41%। शहद में पाए जाने वाले खनिज तत्वों में सिलिका, लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, एल्युमिनियम इत्यादि खनिज लवण पाए जाते हैं। शहद का आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह कफनाशक भी है। तो शहद का प्रयोग आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। 1 किलोग्राम शहद से औसतन 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मधुमक्खियों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियां हैं अकेरिन, ओसेमाइपाइसिस, अतिसार, लकवा एवं फाउल ब्रूड। फाउल ब्रूड बीमारी से ग्रस्त होने पर मक्खियों को पूरे छत्ते समेत जलकर नष्ट कर देना चाहिए। यही एकमात्र उपचार है। यह यूरोपियन देशों में ज़्यादा होती है। तो फाउल ब्रूड की बीमारी हो दोस्तों तो छत्ते को जलाना चाहिए, ऐसा ये लिखते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों डेयरी साइंस हमारी। दूध तथा उससे संबंधित उत्पादों के उद्योग को दुग्ध उद्योग से जाना जाता है तथा दुग्ध उद्योग के विकास के लिए चल रहे कार्यों का अध्ययन दुग्ध विज्ञान कहलाता है। संसार में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद, गुजरात में 1970 में की गई, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। मादा में बच्चा पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। यह बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। पशुओं के बच्चे को जन्म के 3 दिन तक खीस पिलानी चाहिए। दूध एवं खीस में पीला रंग होने के कारण जो है वो किसके कारण है दोस्तों? दूध में केरोटिन के कारण और खीस के अंदर जेंथोफिल के कारण। दूध की अपेक्षा खीस में दुगनी कैसीन यानी दुगनी प्रोटीन पाई जाती है। दूध की अपेक्षा खीस में 17 गुना आयरन एवं 9 गुना कैरोटीन पाई जाती है। गाय के दूध में प्रतिशत मात्राएं होती है देखिए 61.86% जल, 4.14% वसा, 3.58% प्रोटीन, 13.19% कुल ठोस पदार्थ है, 9.25% वसा रहित ठोस है और 4.96% लैक्टोज एवं 0.17% खनिज होती है। भैंस के दूध में 7.38% चिकनाई होती है। सर्वाधिक चिकनाई बदावरी भैंस के दूध में होती है 9%। माता के दूध में 3.75%, बकरी के दूध में 4.25%, भेड़ के दूध में 7.90% और घोड़ी के दूध में 1.9% तथा गधी के दूध में 2.53% तक चिकनाई पाई जाती है, वसा पाई जाती है। यानी कि दूध की क्षमता दोस्तों शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध में यूरिया की मिलावट की पहचान के लिए नील तथा नीलापन के लिए हरा रंग देखा जाता है, जिसमें 1 ml NaOH 2%, 0.5 ml Na हाइपोक्लोराइड 2%, 0.5 ml फिनोल घोल का प्रयोग करते हैं। दूध के प्रोटीन में कैसिन 2.63%, एल्ब्यूमिन 0.31% तथा ग्लोब्यूलिन 0.11% होता है। दूध का उबाल बिंदु 100.17 डिग्री सेल्सियस होता है। निर्जलीकरण से तात्पर्य दूध को 93.3 से 94.4 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने से होता है। पाश्चुरीकरण से तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना पोषण पड़े उसे प्राय सभी जीवाणुओं से मुक्त करना। सामान्यतः इस प्रक्रिया में दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा बढ़ जाती है तथा पानी कम हो जाता है। दूध को दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति को न्यूनतम 210 ग्राम दूध की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कंप्लीट टॉपिक था वो हम यहाँ पर हमारे चैनल HR एजुकेशन अड्डा पर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा ले, क्योंकि अभी मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और हरियाणा जीके से संबंधित हरियाणा जीके, इंडिया जीके,
हिंदी, इंग्लिश, आज तक जितने भी HSSC ने इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे वो सभी की सभी जो वीडियो है मैंने वीडियो के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं अपने चैनल HR एजुकेशन अड्डा के। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।